वो बाहुबली के लिए ही सोचे थे। जब हाँ, उन्होंने ये तो ये दुःख बात देखा भी वो सही है। हाँ, ये बात भी बोल सकते हो आप। चलो ठीक है, छोड़ो कोई नहीं, पढ़ाई करो। आध्यात्मिकता से क्वेश्चन नहीं आएँगे एग्ज़ाम में, आप भौतिकवाद में हो और भौतिकवाद का तैयारी करो। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, छोड़ो वो सब चीज़ें। हाँ, तो पहली बात देखो, एक चीज़ याद रखना, लगभग अब मेरा मानना जल्दी, जितना जल्दी हो फॉर्म भर देना, कोई नहीं, जिसका सर्टिफिकेट बाद में आ रहा कोई दिक्कत नहीं, पर भर देना। गलतियाँ मत करना, ये चीज़ याद रखना कि आराम से भरना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, मतलब दिक्कत नहीं होगी, यूपीएससी आपको डिनाई कर देगा आपने कुछ, जैसे होता है ना कि जैसे मान लो मेरा नाम PHELI है, गलती से मेरा भर गया PHALI, तो यूपीएससी मेरा पीटी का फार्म कैंसिल कर देगा, ऐसा यूपीएससी कभी नहीं करता, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। पर फिर भी बचना इन माइन्यूट जो गलतियाँ होती है उनसे, पर यूपीएससी ऐसा नहीं करता है, अदर एग्जाम कर देता है, मैं यूपीएससी नहीं करता, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात ये चीज़ याद रखना कि अब देखो नोटिफिकेशन आ चुका, तो ये सिम्टम है कि आपको पीटी के लिए अब रेडी हो जाना चाहिए। शायद मैंने कल कोई टेस्ट भेजा था, किसी ने दिया नहीं, देना चाहिए था एक बार एटलीस्ट, देख के देखते। अब तुम लोग यही नहीं पता, ग्रुप ही चेक नहीं करोगे, तुम्हें क्या पता, ठीक है। तो कल मैंने पीटी का टेस्ट भेजा था, मैंने इसलिए भेजा था कि भाई आप पीटी के लिए कितना रेडी हो सकता है किसी के 20 नंबर आएंगे, किसी के 10 नंबर आएंगे, जो भी है एक बार देख लेना सब लोग, उसमें है वो, कल मैंने पेपर भेजा भी था। तो इससे पता लगेगा कि भाई कट ऑफ जाती है 100+, मतलब ये अभी तो यही मान के चलो 100+ जाती है, और अभी मान लो 10-20 नंबर आ रहे हैं, तो सोचो कितनी तैयारी करनी है अपने को। किसी के 40-50 आएंगे, इससे ज़्यादा आते नहीं हैं टेस्ट में, हकीकत बात तो यही है। तो मतलब स्वाभाविक सी बात है, इतनी तैयारी करनी है तो तैयारी करना है, तो स्वाभाविक सी बात है। दूसरी बात यह है कि सीसेट को डेली लेके चलो भाई, सीसेट सबसे मेन है। तो सीसेट में ये होगा कि डेली लेके चलने से आप है ना, वो बर्डन नहीं बनेगा। और मेरा मानना कि जिस तरीके से मेरी प्लानिंग है, मैं जिस तरीके से करवा रहा हूँ, जो डेली क्लास करेगा उसका सीसेट निकल जाएगा, इसकी गारंटी आपकी बार मैं पूरा पूर्ण दावे के साथ बोल सकता हूँ। जिसने रेगुलर क्लासेज की मेरी, उसका सीसेट निकलेगा, ठीक है, ये गारंटी है। तो सीसेट का डर ख़त्म हो जाएगा अगर कोई डेली रेगुलर क्लासेज करेगा। बात आती है भाई जीएस की, जीएस में कट ऑफ है, तो मेरा मानना है कि 100 नंबर मान के चलो, 100+ ही मान के चलो, कट ऑफ जाएगी तो इससे कम ही, परंतु इतना तो मान के चलो। तो जीएस में मेरा मानना है कि देखो ज्योग्राफी कंप्लीट करवा दिया हूँ, एनसीईआरटी करवाने के अंदर सेंस, अब आप लोग तो बोले सर पढ़ाया क्या आपने, तो पढ़ा है, पर मेरा जो पर्पज़ था इसमें, ये पर्पज़ था कि भाई देखो इंपॉर्टेंस क्या है एनसीईआरटी का। तो मैंने जैसे 12th की ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, ह्यूमन ज्योग्राफी, इसमें मैंने बताया कि 2024 में भी क्वेश्चन आए। 11वीं क्लास के एनसीईआरटी पढ़े अपने, वहाँ पे मैंने बताया देखो क्वेश्चन आए, चाहे इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी से मान लो या वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी से, वहाँ से क्वेश्चन आए। तो मेरा जो पर्पज़ है इस एनसीईआरटी कराने के पीछे यही पर्पज़ है कि भाई देखो क्वेश्चन आते हैं, और ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इस चैप्टर की ये लाइन, ये पैराग्राफ इम्पोर्टेंट है, और आपको इन पे थोड़ा अच्छे से ध्यान देना है। तो मेरा इतना ही भूमिका है। अब मैं सोचूं कि मैं कोचिंग वालों की तरह इसको पढ़ाने लग जाऊं, तो भाई फिर गए 3 महीने पढ़ाने के लिए ना, ये 3 महीने भी कम पड़ जाएंगे इस एनसीईआरटी को पढ़ाने के लिए, अगर मैं समझा के पढ़ाने लगा, वो कोई मतलब बनता नहीं। रही दूसरी बात, देखो पीटी में ना, अब वो गया ज़माना कि थोड़ा अप्लाइड फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछता था, यूपीएससी अब नहीं पूछता है, जस्ट इन्फॉर्मेशन पूछता है। अगर इन्फॉर्मेशन है आपके पास, पीटी में देखो इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इन्फॉर्मेशन है, जैसे मान लो पूछा है था आपकी बार कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है, द्वितीय क्षेत्र में कौन आता है। अब जब भाई ये सीधी सी बात है, प्राइमरी सेक्टर आप समझते हो, सेकेंडरी सेक्टर समझते हो, परंतु आपको ये इन्फॉर्मेशन पता तो होना चाहिए ना भाई, अच्छा इसमें ये आता है, ख़त्म बात। वो डायरेक्ट यही इन्फॉर्मेशन पूछा था, तो इसका मतलब है स्वाभाविक सी बात है, आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, पीटी के लिए तो यही होता है, इसमें कॉन्सेप्ट नहीं काम आते हैं, ठीक है। और रियलिटी में देखोगे तो इस एग्ज़ाम में पूरा ऐसा ही हो गया है कि जैसे मान लो उसमें मेंस में क्वेश्चन आ रहा है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या होता है, ठीक है, इसके आने की परिस्थितियाँ क्या क्या रहती है, और ये किस किस क्षेत्र में आता है, अब ये क्या है, इन्फॉर्मेशन ही तो है ना। तो मेरा मानना है कि इसके लिए आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा इनको। अब आप सोचो कि मैं रटवा दूँ, जो कोचिंग वाले दावे करते वो नहीं होता, वो आपको खुद को समझना पड़ेगा। तो मेरा इस इम्पोर्टेंस यही है, ठीक है, इसका इम्पोर्टेंस बताना, क्योंकि क्वेश्चन आए भी हैं, तो वो पर्पज़ वही था, ठीक है। तो पीटी का देखो ज्योग्राफी के लिए मेरा मानना है कि ज्योग्राफी में एनसीईआरटी ही पढ़ना, क्योंकि वो मैंने प्रूव भी कर दिया कि देखो सारे क्वेश्चन आए हैं, 2024 में जो क्वेश्चन आए वो भी मैंने बता दी, उससे पहले जो आए हुए थे वो भी मैंने बता दी। तो 6 to 12 आपको ज्योग्राफी करना है पीटी के लिए। और मेरा मानना है कि किसी बुक का यूटिलाइजेशन करने के लिए मिनिमम 3 बार, और मैक्सिमम तो कितनी बार पढ़ो, पर 5 बार मेरा मानना है कि मोर देन इनफ होता है, 5 बार तो पढ़ना ही चाहिए। ये कर लो, ठीक है। उसके बाद में यूपीएससी के पीवाईक्यू लगा लो, ठीक है, थोड़ा 90-95 से लगा लो, जैसे 90-95 ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे नहीं, 95 से लेकर 2010 तक
इसमें ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे नहीं आपको, लगभग 500 क्वेश्चन होंगे तो ये मान के चलो कि 100 क्वेश्चन ही काम के होंगे उसमें। ठीक, वो मैंने आपको एक थोड़ा डेमो भी बता दिया था, अभी कुछ कुछ क्वेश्चन करवाते भी रहूँगा उसमें से। ठीक है, पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि फिर 2011 से लेके तो 2024 तक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मान के चलो अगर आप ये पूरा करते हो, मान लो कि ज्योग्राफी के मान के चलो मिनिमम 15 क्वेश्चन तो आएंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे तो ये मान के चलो 10 क्वेश्चन तो आपको श्योर मिलेंगे यहाँ से, ये मैं गारंटी बता रहा हूँ। मतलब आप ये NCERT प्लस ये PYQ करोगे तो 10 से 12 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाने वाले। एक दो क्वेश्चन हो सकता है इधर उधर करंट अफेयर से आ जाए, मैपिंग से आ जाएगा, पर जो कोर ज्योग्राफी के 10 से 12 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे NCERT और PYQ से, कहीं नहीं जाने वाले इससे बाहर। तो ये हो गया ज्योग्राफी का तैयारी। अब देखो कोई जो है कि हो सकता है विजन के टेस्ट लगा रहा हो तो कोई बात नहीं, अगर लगा रहा तो ठीक है, पर मैं तो अब रिकमेंड नहीं करूँगा। मैंने बोला था टाइम उसका वही था, दिसंबर से पहले जिसने कर लिया वो कर लिया, फ़ायदा उसी को ही था। पर ऐसा भी नहीं है, अगर अब भी कोई कर रहा है तो करो, पर उसका अच्छे से करो। उसके जो पीछे सॉल्यूशन, जैसे मेरा तो माना कि कैसे देना चाहिए। मान लो कि अगर आपको विजन का टेस्ट देना है तो कैसे दो भाई, पहले 6 to 12 अच्छे से NCERT पढ़ लो। ठीक है, अच्छे से NCERT पढ़ लो, 2-3 बार पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद में जो UPSC PYQ है 1995 से लेके 2010 तक उसका पूरा बैकग्राउंड होना चाहिए आपके पास, मतलब 2024 तक सारे क्वेश्चन याद, उसका सॉल्यूशन सब कुछ। फिर उसके बाद विजन के टेस्ट लगाओगे ना आप, तो उसका फ़ायदा क्या होगा देखो मैं बता रहा हूँ। अभी मैं दोनों तरीके बता देता हूँ। जो अभी रैंडम लगा रहा है उससे क्या होगा, जैसे मान लो किसी ने रैंडम लगा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि बिना पढ़े लगाते हैं, ऐसे बहादुर लोगों को मैं जानता हूँ। बिना पढ़ाए लगाएंगे तो क्या होगा, उनके लिए सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। जब वो सॉल्यूशन पढ़ने जाएंगे तो उनको लगेगा ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो वो बिल्कुल भी यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। और मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ ऐसे लोग शायद वो टेस्ट लगा ही नहीं पाएंगे आगे, क्योंकि पहली बात तो नंबर आएंगे नहीं, 10-20 माइनस में नंबर आते हैं लोगों के विजन के टेस्ट में, हकीकत है। तो ये कोई मतलब हुआ ही नहीं इसका। फिर यहाँ पे भी तुम सॉल्यूशन पढ़ने में 5-5, 6-6 घंटे लगाओगे भाई, हकीकत बात है, मैंने किया है विजन पे टेस्टों पे काम, कुछ कुछ टेस्टों पे काम, तो मैं बता रहा हूँ 5 से 6 घंटे लगते हैं एक टेस्ट को, उसका सॉल्यूशन पढ़ना, वो तो एक बार पढ़ने में इतना टाइम लग चले जाता है। तो सोचो कि टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन कितना हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। परंतु अगर मान लो कि आप ये दोनों करके फिर लगाओगे तो पहली बात आपको पता लग जाएगी कि अरे यार ये 100 क्वेश्चन है, जिसमें से एक क्वेश्चन तो अपने UPSC कोई काम के नहीं है, फालतू कैसे पूछता है। ठीक है, दूसरी बात कुछ कुछ क्वेश्चन, हाँ कुछ क्वेश्चन अच्छे, हाँ कुछ क्वेश्चन उसमें अच्छे मिलेंगे। तो दूसरी बात जब आप सॉल्यूशन पढ़ने जाओगे, अरे यार ये तो फालतू का स्टोरी दे के रखा है, UPSC इस टाइप क्वेश्चन पूछता ही नहीं है, फालतू इन्फॉर्मेशन दे के रखा है, हाँ ये थोड़ा मेरा काम का है, जो ये ऑलरेडी मैं NCERT में पढ़ चुका तो मैं इसको क्यों हाईलाइट करूँ, खत्म बात। तो ऐसे करके आपका क्या होगा कि मेरा मानना है कि 10% आपके काम की चीज़ें मिलेंगी जो इनके अलावा जो आपको मिलेगी, तो बस वही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पर जो ऐसे जाओगे तो वहाँ पे भाई 99% आपको नई चीज़ें सब रहेगी, तो ये कोई तरीका नहीं है काम करने का। तो बढ़िया तरीका तो यही है कि आप ये करो, फिर उसके बाद में अगर लगाना चाहते हो विजन का टेस्ट लगाओ। ठीक है, अब मान लो कि कुछ लोगों का लगाना चाहते हो तो लगाओ, तो पर लगाना तो इस तरीके से लगाओ, मेरा ही मानना है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब मान लो कुछ लोग ऐसे भी होंगे मेरे जैसे कि सर हमें तो नहीं लगाना, बाहर में जाए विजन के टेस्ट। अब देखो, पर मेरा मानना है जो पहली बार अटैम्प्ट देता है उसको तो करना चाहिए, विजन के टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत आइडिया लगता है क्वेश्चनों का पैटर्न, क्वेश्चन कितने प्रकार के होते हैं। जैसे युवराज कल मेरे को बोल रहा था कि मुझे तो ये नहीं पता कि OMR कैसी बननी होती है, तो ऐसे भी दिक्कत होती है, तो मेरा मानना है कि उन लोगों के लिए तो देना ही चाहिए। ठीक है, ये तो अलग बात होगी। पर बात आती है फाइनली जिनके 2-2, 3-3 अटैम्प्ट हो चुके हैं, UPSC के अटैम्प्ट भी दे चुके हैं, उनको क्या करना चाहिए। तो मेरा मानना है कि देखो, अगर नहीं लगा रहे हो, अगर लगाने का मन भी नहीं है विजन की टेस्ट सीरीज़ का, तो मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इतना मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर भी कुछ नहीं लगाया था, उससे लास्ट ईयर भी कुछ भी 2023 में भी नहीं लगाया था, 2024 में भी नहीं लगाया था, मैंने कुछ भी टेस्ट नहीं लगाए, नहीं 2022 में लगाए थे, 21 में मैंने लगाया था टेस्ट, कुछ टेस्ट लगभग 30 के समथिंग टेस्ट सोल्व किए थे हमने। और मैं 3 सालों का मेरा स्कोर बताऊं, 2022 में मेरे 93 नंबर थे, 2023 में लगभग 70-75 नंबर कट ऑफ गई थी उस टाइम, और आपकी बारी मेरे 90 समथिंग है नंबर। तो इतना फ़र्क पड़ता नहीं है, पहली बात कुछ भी फ़र्क नहीं, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। परंतु हाँ, ये ज़रूर है कि ये तो चलो ठीक है, आप विजन की टेस्ट सीरीज़ को इग्नोर कर सकते हो एक बार, परंतु आपको UPSC के PYQ बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते आप। दूसरा NCERT, अगर आप कुछ बंदे होंगे जो ओनली बस विजन का टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, इतना मैं गारंटी बता रहा हूँ कि वो 1000 पेज पढ़ेंगे, ठीक है, और हो सकता है कि 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से ठीक है 5-6 बना लेंगे। पर मेरा ये मानना है कि ये लगभग अगर 500 पेज भी है ना, तो इसमें से आप आराम से 7 से 8 क्वेश्चन, क्या 9 क्वेश्चन बना लोगे,
तो मतलब ये अंतर है भाई, आप ये चीज़ समझो, फालतू का पढ़ाई मत करो। टाइम पे देखो ना, जो इस तरीके से जाता है विजन का टेस्ट सीच करे ये सब, उनको फिर 15-15 16-16 घंटे की पढ़ने की जरूरत पड़ती है। और जो मान लो यूपीएससी पीवाईक्यू कर रहा है, एनसीईआरटी पढ़ रहा है, तो वो आराम से 5-6 घंटे डेली पढ़ेंगे तो उससे भी काम हो जाएगा। परंतु जो मान लो कि 10-10 12 घंटे, आपको दिखेंगे ऐसे लोग भी जो 15-15 16-16 घंटे पढ़ेंगे अब। तो ये कारण है, उनकी स्ट्रेटेजी गलत है, इसलिए उनको इतना घंटा पढ़ने की जरूरत पड़ती है। पर मेरा मानना है कि अब 8 घंटे मोर देन इनफ होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। ज्योग्राफी में ये हो गया। अब बात आती है भाई देखो इकोनॉमी का। इकोनॉमी का एनसीईआरटी 9 to 12 जरूर पढ़ना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ, ज्योग्राफी में एक और चीज़ बता देता हूँ, करंट अफेयर थोड़ा से जो मैपिंग वाले होते हैं वो थोड़ा अच्छे से देख लेना, वो मैं बताऊँगा अभी कुछ कुछ करंट अफेयर के टॉपिक। कर मेरा पिछले साल ही मैंने ये दावा किया था, अब भी मैं दावा कर रहा हूँ, करंट अफेयर कुछ टॉपिक बताऊँगा, वहीं से टॉपिक आएंगे क्वेश्चन। पिछले चाहे मेरे 2 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लो, जो करंट अफेयर के टॉपिक मैंने बताए थे वो आए हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो करंट अफेयर के लिए देखो, ज्योग्राफी करंट अफेयर के लिए सबसे पहले क्या करना है, जो पीवाईक्यू में जो आए हुए हैं, जितने भी लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं, आधे क्वेश्चन तो वही होते हैं। अच्छा, आपकी बात 2024 वाला पेपर उठा के देख लो, या तुम 2023 वाला उठा के देख लो, 2022 वाला उठा के देख लो, सब पूछे हुए क्वेश्चन है उसमें से, सारे के सारे। मतलब ये मान के चलो, मैपिंग वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसमें से अगर मान लो 5 क्वेश्चन आ रहा है, 3 क्वेश्चन आ रहा है, तो आधे क्वेश्चन तो श्योर है कि आपके जो पीवाईक्यू में पूछे वहीं से आते हैं। नहीं भरोसा हो ना, जाके पेपर देख लो, 2022 वाला देख लो, 23 वाला या 24 वाला देख लो, रिपीटेड होता है। कैटलोनिया का कितनी बार पूछा, यूपीएससी ने 3 बार पूछ चुका है, ठीक है। हंगरी और सोमालिया कितनी बार पूछ चुका है, 3 बार उसका पूछ चुका है। तो मेरा मानना है सबसे पहले तो पीवाईक्यू, इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। उसके बाद में कोई करंट अफेयर में कोई नया इवेंट होगा तो मैं बता ही दूंगा, नहीं खुद से भी थोड़ा बहुत काम कर सकते हो। जैसे इजराइल फिलिस्तीन का आपकी बार है, देख लेना क्वेश्चन आएगा। यूक्रेन का है ही, वो चल ही रहा है, अभी भी चल ही रहा है, यूक्रेन रशिया, देखो वहाँ से क्वेश्चन फिर से बना आपकी बार, पिछले साल भी बना था। तो ऐसे पुराने क्वेश्चन वही इमर्ज हो रहे हैं, बार बार वही रिपीट हो रहे हैं। नाटो का क्वेश्चन मैंने बोला था पिछले साल, आपकी बार आया भी, नाटो फिर से चर्चा में है। तो वैसे कुछ बता भी दूंगा, पर खुद से भी थोड़ा बहुत करते रहो। तो ज्योग्राफी उससे अलग कुछ करना नहीं है उसमें। फिर बात आती है इकोनॉमी के लिए, तो एनसीईआरटी 9 to 12 करोगे। एनसीईआरटी 9th अपन कर चुके, 10 11 भी पढ़ा ही दूंगा, 12 के कुछ इंपॉर्टेंट बता दूंगा। यहाँ से मान के चलो आपके बेसिक क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, 5 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आएंगे आपके एनसीईआरटी से, मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे। तो अगर अपन इकोनॉमी के क्वेश्चनों का आइडिया ले अगर, तो ये मान के चलो 15 से 20 के बीच में आते हैं। तो ये मान के चलो 5 क्वेश्चन आपके इधर से आने वाले हैं, ठीक है। तो ये आगे जो क्वेश्चन रहेंगे, अब इसके लिए क्या करेंगे भाई, तो ये है दूसरा काम पीवाईक्यू का। अगर आप पीवाईक्यू करोगे ना, उनका अगर थोड़ा टॉपिक अंडरस्टैंडिंग कर लोगे, थोड़ा अच्छे से काम कर लोगे, तो वहाँ से कुछ कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे। मान लो कि 15 क्वेश्चन बचे, तो पीवाईक्यू से 5 क्वेश्चन तो और मान के चलो, एनसीईआरटी से 5 क्वेश्चन पीवाईक्यू से हो गए, तो ये 10 क्वेश्चन रहेंगे करंट अफेयर से रहेंगे। तो करंट अफेयर के लिए ऐसा नहीं कुछ स्पेशल कुछ पढ़ना रहेगा, थोड़ा बहुत। जैसे मान लो PT 365 आएगी ना, तो हल्का सा देख लेना उसमें इंपॉर्टेंट, वो जो भी मैं बता भी दूंगा, शायद अभी आ भी गई है, शायद हिंदी में आ गई है PT 365 इकोनॉमी का। तो एक तो ये चीज़ होगी भाई, करंट अफेयर पढ़ लो, ठीक है। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का तो पढ़ाया होना ही चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। दूसरी फिर अपने पास ट्रिक है, और अच्छी खासी ट्रिक लगती है इसमें, जो मैं बताया हूँ, ताकि आप देख लो। और मैंने पहले बताया था, करंट अफेयर अगर 30 क्वेश्चन आते तो अपने ट्रिक से आराम से 15+ या 20+ क्वेश्चन आराम से सही कर सकते हो तुम, अगर ट्रिक को अच्छे से समझा है तो ये चीज़ याद रखना, आराम से अप्लाई होता है। तो एक तरीका है कि भाई आप, अब देखो ये इसमें भी बहुत सारे तरीके होंगे। लोग PT 365, अब मार्केट में देखना PT 365 की बहुत डिमांड होगी, तो ऐसे पागलों की तरह उधर उधर नहीं जाना, कोई ज़रूरत नहीं है। सेलेक्टिव टॉपिक पढ़ो, कि पीवाईक्यू में देखो भाई किस तरीके करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं, बस। अगर इस टाइप का कुछ इमर्ज हुआ है नया टॉपिक, तो बस वही ओनली सेलेक्टिव पढ़ो। तो कुछ कुछ मैं बता भी दूंगा आप लोगों को भाई, अच्छा ये करंट अफेयर का इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमी थोड़ा बहुत देख लेना है, ठीक है। नहीं तो फिर अपने पास ये ट्रिक है, और मेरा मानना है कि बनते हैं क्वेश्चन ट्रिक से। मैं इतने सालों से बनाते आ रहा हूँ, ये मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ। 2021 के बाद 22 वाले अटैम्प्ट में भी इतना नहीं पढ़ा था करंट अफेयर। पिछले 3 साल से मैंने कोई भी करंट अफेयर नहीं पढ़ा है, सही बता रहा हूँ, ये आपको विश्वास नहीं होगा। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई मैंने पहले बहुत पढ़ा है, ये भी है कि 3-4 साल मैंने मान के चलो 2018, 19, 20, 21 में तो मैंने बहुत करंट अफेयर पढ़ा था, मतलब करंट अफेयर ही पढ़ा था ये भी मान सकते हो। परंतु हाँ, पिछले 3 सालों से मैंने कोई करंट अफेयर नहीं पढ़ा, ना कोई मैगजीन तो मैंने जीवन में नहीं पढ़ी कभी यूपीएससी में नहीं कभी मैंने विजन की मैगजीन पढ़ी, नहीं कभी PT 365 पढ़ा। हाँ, मैं दृष्टि की जो क्लास में जो पढ़ाते थे वो टीचर, वो भी 2021 तक उनके लेक्चर देखा, उसके बाद में कभी नहीं देखा। 10-5 से देख पाता हूँ, नहीं देख पाता हूँ मैं, वो हो ही नहीं पाता, वो 3-3 घंटे की 30 क्लास होती नहीं। पर मेरा ये मानना कि
इतना भी कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप देखो ना, एक चीज़ याद रखना, जैसे मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ ना आप लोगों को, तो मेरा ये अप्रोच होता है कि यार मैं देखो एनसीईआरटी से जोड़ के, पीवाईक्यू से जोड़ के, देखो ना ये डिपेंड करता है कि आप किस टीचर के पास पढ़ रहे हो। तो मेरा ये अप्रोच होता है कि यार मैं देखो एनसीईआरटी से बताऊँ आपको, पीवाईक्यू से बताऊँ कि ये देखो इस टाइप के क्वेश्चन आया, देखो ये एनसीईआरटी में दिया है। परंतु याद रखना, जब आप करंट अफेयर वाले टीचर के पास पढ़ने जाओगे ना, तो वो आपको मतलब ऐसे बताएगा कि भाई बिना करंट अफेयर के तो यूपीएससी पेपर निकलेगा ही नहीं। तो ये चीज़ भी याद रखना। इसीलिए लोगों में ना डायलेमा होता है कि यार वो सर तो बता रहे थे यूनिटी आईएएस वाले तो कि ओनली एनसीईआरटी पढ़ लो, पीवाईक्यू कर लो, थोड़ा बहुत ट्रिक लगा लो और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ भी लो, अरे भाई निकल जाता पीटी। परंतु उधर करंट अफेयर वाले टीचर के पास जाओगे तो वो तो बोलेगा बिना क्या, हिस्ट्री के क्वेश्चन भी तुम बिना करंट अफेयर पढ़े नहीं कर पाओगे। तो ये डायलेमा रहता है। तो फिर मैं फिर बता रहा हूँ, ये डिपेंड करता है कि आप किस टीचर के पास जा रहे हो। करंट अफेयर वाले टीचर मार्केट में देखोगे ना, तो वो तो बोलेंगे, वो हिस्ट्री के क्वेश्चन भी है ना तुम्हें करंट अफेयर से करवाएंगे। देखो वो बोलेंगे देखो भाइयों बहनों, ये इंडियन एक्सप्रेस में ये आर्टिकल आया था, यहाँ से पढ़ा तभी ये क्वेश्चन बनेगा, तो आपको करंट अफेयर पढ़ना ही पड़ेगा। ये पॉलिटी का क्वेश्चन देखो, ये यहाँ पे आया था, इसलिए आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये अप्रोच होती है, वो भी गलत नहीं है ना मैं गलत हूँ। तो ये चीज़ याद रखना, यही यूपीएससी की खासियत है। इसीलिए बहुत बार ऐसा होता है कि इस एग्ज़ाम में है ना, जैसे ओनली न्यूज़पेपर पढ़ने वाले एग्ज़ाम निकाल देते हैं। बहुत सारे आपको ऐसे भी मिलेंगे जिन्होंने न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ा है, अपने स्टैटिक पे अच्छे से काम किया, थोड़ा बहुत करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लिए, उनका भी सिलेक्शन होता है। बहुत सारी वेराइटी है इस मार्केट में। तो ऐसा एक कोई भी तरीका नहीं होता कि ओनली जो न्यूज़पेपर पढ़ता है। मैंने कोई न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ा, फिर भी मैं पीटी क्रैक हुआ है ना। और ऐसा नहीं, जीएस का तो कट ऑफ मेरा हर साल क्रैक हुआ है, और ऐसा भी जनरल की जो कट ऑफ है उससे भी पार हुआ है। तो कहने का मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तभी पीटी निकलेगा, या विजन का, या मान लो उसका मंथली मैगजीन पढ़ोगे, पीटी 365 पढ़ोगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अप्रोच डिपेंड करती है कि आपकी कैसी अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया ज्योग्राफी और इकोनॉमी का बात। पॉलिटी का इतना मैं गारंटी बता दूँ, 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे। और मेरा मानना है कि सबसे अच्छा ना इस पे काम कर लो, ज्योग्राफी पे काम कर लो, पॉलिटी पे काम कर लो, इकोनॉमी का एटलीस्ट एनसीईआरटी पे अच्छे से काम कर लो। क्यों मैं बता रहा हूँ ये चीज़ समझो। 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे। अब देखो फिर वही पॉलिटी में बोलेंगे लोग कि अरे ये तो करंट अफेयर से अपडेट होके आता है, ये सिर्फ छोड़ो, जो आएगा वो देखा जाएगा। परंतु एटलीस्ट जो स्टैटिक पार्ट आ रहा है वो गलत नहीं होनी चाहिए। तो वही एनसीईआरटी अभी रहने देना, मैं बताऊँगा इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से पढ़ने हैं। ठीक है, वो मैं बता दूंगा, क्योंकि सारा एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं, पर 11th वाली इंपॉर्टेंट है, इतना मैं बता दूँ। 11th वाली दोनों इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी एक इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, तो इतना मान के चलो अभी 11th वाली पढ़ सकते हो। ठीक है, 12th वाली थोड़ा आईआर का पार्ट हो जाता है, आईआर का पार्ट हो जाता है, रिजर्व पहुँच इंडिपेंडेंस का पार्ट हो जाता है वो दोनों 12th की एनसीईआरटी। आपकी बार क्वेश्चन पूछा भी था, परंतु 2024 में पूछा है, तो देखो भरोसा नहीं कर सकते, पर कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट रहेगी मैं बता दूँगा। फिर भी अपने मान के चलते कि भाई ऐसा सोच के चलो कि अपने 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 से 12 क्वेश्चन सही हो जाए। तो इसके लिए आपको लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे वो मैं बता दूँगा। और वैसे भी नहीं, लक्ष्मीकांत के सारे चैप्टर नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने आज तक कभी पढ़ा नहीं है, मेरा मानना कोई ज़रूरत भी नहीं है। अब आप लोग बोलोगे कि सर मेंस में ज़रूरत पड़ती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेंस में भी देखोगे ना तो उसका एक स्पेसिफिक एरिया है, वहीं से पूछता है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आपको पता होनी चाहिए, पंचायती राज पता होना चाहिए, ऐसे मैं बता दूंगा, इंपॉर्टेंट है वो, उसमें फिक्स क्राइटेरिया है कि उससे बाहर नहीं जाता है। अब ऐसा नहीं कि वो 75 मतलब चाहे 80 चैप्टर है उसमें, तो 80 के 80 चैप्टर से क्वेश्चन पूछ रहा है। कभी ऐसा नहीं हुआ और कभी नहीं होगा। और कभी भी ये चीज़ आ रहा है ना, लक्ष्मीकांत को यूपीएससी ने नहीं बनाया बुक ने, जो यूपीएससी उससे क्वेश्चन पूछेगी। यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है इमर्जिंग इशू जो रहते हैं अभी। तो ये चीज़ यार, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन का है, अब ये चर्चा में पता है बना भी 2024 में क्वेश्चन आया। तो ऐसे मेंस के क्वेश्चन मैं अगली बार बता रहा हूँ, वुमेन रिजर्वेशन बिल पे देख लेना, क्वेश्चन जरूर बनेगा आगे जाके। तो ऐसे क्वेश्चन जो इमर्जिंग क्वेश्चन है उन पे बनता है, ख़त्म बात। तो लक्ष्मीकांत दे नॉट नेसेसरी कि आप उसको, भाई लोग पागलों इधर पढ़ते हैं, मेरा तो नहीं मानना है कि ठीक है। अब देखो सबका अपना अपना तरीका होता है, मैं फिर बार बता रहा हूँ, पर मैंने तो कभी पढ़ी नहीं है, ऐसा नहीं मैं पॉलिटिकल क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाता हूँ, अच्छे से सोल्व कर पाता हूँ। अब देख लेना, रियलिटी में बता रहा हूँ। चल लक्ष्मीकांत जिसने 10 बार पढ़ा हो या 11 बार पढ़ा हो, अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 क्वेश्चन ही बना पाता है, ऐसा नहीं 15 पे 15 बना लेगा, बहुत रेयर होता है। ठीक है, अगर मान लो मैं लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ा हूँ, सेलेक्टिव चैप्टर मैंने लक्ष्मीकांत के पढ़े हैं, वो इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़े हैं पीवाईक्यू से, ये सब कुछ करके, और जो मेरी ट्रिक जानता है वो भी इतने बना लेगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। ऐसा कभी नहीं होगा कि अपन पूरी लक्ष्मीकांत नहीं पढ़े तो यार अपने को 2-3 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, कभी नहीं होगा ऐसा।
आप भी आराम से, मैं गारंटी बता रहा हूँ 10 प्लस क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, ये मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें अप्रोच समझो। तो मेरा ये है कि मिनिमम एफर्ट से कैसे आप ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो। और वो ऐसा नहीं है भाई, वो मैं पिछले 7 साल से एग्ज़ाम दे रहा हूँ और पिछले मैंने कितने सालों को ऑब्जर्व भी किया है, तो आप वो देखो ना, पैटर्न देखो। तो पॉलिटी मैं कुछ करवा दूंगा, ठीक, इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं बताऊंगा, पढ़ाऊंगा भी वो लक्ष्मीकांत के कुछ चैप्टर, भाई ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे एनसीईआरटी मैंने करवाऊंगा ऐसे। शायद इकोनॉमी के बाद में वो पॉलिटी शुरू करेंगे अपन, ठीक है। फिर रही कुछ करंट अफेयर के भी जो इवेंट रहेंगे वो मैं बता दूंगा, ये थोड़ा पढ़ लेना, ये अब की बार इस पर ज़्यादा दबाव है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो ये हो गया काम। अब उसके बाद में आती है बात हिस्ट्री की, ठीक है। देखो ये ऐसा सब्जेक्ट है जो हिस्ट्री ऑप्शनल वाले भी सब्जेक्ट होते हैं ना, मतलब जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल होता है उनको भी 15 में से कोई ज़रूरी नहीं है उनके 5 प्लस क्वेश्चन सही हो जाए। ये हकीकत है इस हिस्ट्री की, क्योंकि ये तो बहुत वास्ट सिलेबस है। इसमें एंशिएंट भी पढ़े, मेडिवल भी पढ़ो, मॉडर्न भी पढ़ो, पोस्ट इंडिपेंडेंस भी पढ़ो, थोड़ा बहुत आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ो, आंदोलन। सोचो इतना बड़ा पार्ट है, ठीक है। लगभग ये मान के चलो 15 से 20 क्वेश्चन ही आते हैं, 15 की समथिंग ही मान के चलो, ठीक है। इतना वास्ट सिलेबस है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप 5 प्लस भी सही कर पाओ जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है। तो अब बचता क्या है आपने, तो इसमें मेरा मानना है कि मिनिमम एफर्ट करो। मिनिमम एफर्ट कैसे, मतलब इसमें ज़्यादा पढ़ने की मत सोचो। इसमें भाई देखो सीधी सी बात है कि हिस्ट्री का मेरा मानना है 6 to 8 एनसीईआरटी पढ़ लो जो नई वाली है, तो उसमें 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएंगे हर साल, ये मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। इतने सालों का अनुभव है, ये श्योर है। उसके बाद में 12th के जो तीनों पार्ट है वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, परंतु 1-2 क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये कुछ पढ़ लो, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से हो गए, ठीक है। अब उसके अलावा देखो मैं फिर बता रहा हूँ, इसके सोर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसीलिए बहुत वो है। तीसरा है कि भाई इसका काम कर लो आप, जो पुरानी ओल्ड एनसीईआरटी है, और मेरा मानना है कि ओल्ड ईयर में है ना, ओल्ड एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनते हैं हिस्ट्री में खास तौर से। तो इसके लिए आपको एंशिएंट भी पढ़ना पड़ेगा, मेडिवल भी, और मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा विपिन चंद्रा का। ये एंशिएंट पढ़ना पड़ेगा रामचंद्र शर्मा का, मेडिवल सतीश चंद्रा का पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ना पड़ेगा। पर बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाता है, बात तो ये भी है। तो एक तो ये तरीका है। उसके बाद में फिर आर्ट एंड कल्चर के एनसीईआरटी भी पढ़ो, 11 तो पढ़ना ही चाहिए मोस्ट है। 12th इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार पढ़ के छोड़ सकते हो, ये मैंने देखा, उसको कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब सोचो ये इसके बाद में फिर वो कौन सी नितिन सिंघानिया। अब इतना देखो कितनी बुक हो गई इसमें। अब सोचो पॉलिटी में कुछ ज़्यादा है नहीं, ना हिस्ट्री में है ना ज्योग्राफी, इसीलिए मैं बता रहा हूँ फोकस अपना रखो। सबसे पहले फोकस रखो पॉलिटी पे, ठीक है, फिर रखो ज्योग्राफी पे, ठीक है। उसके बाद में इकोनॉमी पे रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में साइंस टेक के रखो, उसके बाद में हिस्ट्री को रखो। अपनी एनर्जी, नहीं तो हिस्ट्री है ना पूरा एनर्जी खपा जाता है, और आजकल क्वेश्चन ज़्यादा बन भी नहीं रहे हैं। सर साइंस से उसके बाद क्या बताया, ज्योग्राफी के बाद साइंस, इकोनॉमी साइंस टेक इसीलिए। और हाँ, यहाँ पे इन्वायरमेंट इकोलॉजी भी कर लो आप। इन्वायरमेंट इकोलॉजी के भी कम से कम 10-12 क्वेश्चन आते हैं, वो मैं बता देता हूँ। मतलब हिस्ट्री से पहले साइंस टेक के, हेलो, हाँ बोलो बोलो। साइंस टेक के लिए क्या प्रिफर करें, वो मैं बता रहा हूँ, अभी रुक जाओ। मतलब पैटर्न ये रखना, पहले अपना जो भी, जैसे अभी ज्योग्राफी अपन कर लिए हैं तो पॉलिटी अब कर लो, पॉलिटी में करवा दूंगा, इकोनॉमी के बाद में कर लेंगे। ये तीनों पहले कर लो अच्छे तरीके से। उसके बाद में साइंस, ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी और साइंस टेक, इन पे ज़्यादा ध्यान देना। 80 क्वेश्चन आपके यहीं से तैयार हो जाएंगे। फिर रही हिस्ट्री की, तो इतना टेंशन नहीं लेना, ठीक है। थोड़ा बहुत पढ़ सकते, पर ये तो पढ़ना है। अब देखो इसमें क्या सॉर्ट किया जा सकता है। अब जैसे मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ हिस्ट्री के लिए, पर जैसे मान लो ये तो भाई पढ़ना ही पड़ेगा आप लोगों को, हिस्ट्री में जो मैंने सोर्स बता दिए पढ़ना ही पड़ेगा। अब देखो, अब बात आती है भाई हिस्ट्री को कैसे स्मार्ट वे से यूज करें अपन। अब देखो क्या हो सकता है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। विपिन चंद्रा, मेरा मानना है कि देखो, अब देखो इसमें मैं बता देता हूँ, कुछ लोग विपिन चंद्रा और स्पेक्ट्रम की बात आती है, स्पेक्ट्रम मत पढ़ना। अगर किसी ने पढ़ के रखी है तो पढ़ो, ठीक है। अगर कोई अभी सोच रहा है कि मैं स्पेक्ट्रम पढ़ूंगा इस पीटी के लिए, मैं साफ मना कर रहा हूँ, मत पढ़ना। उसका रीज़न मैं तुम लोगों को बताता हूँ क्यों। विपिन चंद्रा पढ़ोगे, ये मैक्सिमम शायद 250 पेज से कम ही है, इससे कम ही है 250 से, ठीक है। मतलब जो भी है, ठीक है। दूसरी बात, इसकी प्रमाणिकता ज़्यादा है ना कि ओल्ड एनसीईआरटी है, यहाँ से क्वेश्चन बनते आए, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को दिखाए भी। अब ये सोचो, अभी तुम्हें पता है लगभग 1500 पेज की समथिंग बन गई। हाँ, इसमें देखो कितने पेज है, 200 से कम ही होगा।
उतने मतलब जो भी 250 समथिंग। ये जो है 1000 पेज से भी ज़्यादा जा चुके हैं, शायद 1000 क्या, मुझे अभी जो नया एडिशन है 1200 पेज है इसमें। मत पढ़ना मत पढ़ना, मैंने एक बार पढ़ी है, मेरा साफ मानना है कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, उल्टा इसको पढ़ लो ज़्यादा अच्छा विपिन चंद्रा को, ठीक है। दूसरी बात, विपिन चंद्रा का बार बार आप रिविज़न करना। ये जो 12th वाली जो पार्ट है, 3rd है, ठीक है, और उधर 8th क्लास की एनसीईआरटी मॉडर्न हिस्ट्री की, इनको एक बार ही पढ़ना और यहाँ से जो काम की चीज़ें निकालना, शॉर्ट नोट्स बना लेना, ठीक है। और ये बार बार पढ़नी है विपिन चंद्रा, तो ये एक बार ही पढ़नी पड़ेगी, तो ये फट से हो जाएगा, फिर इसमें बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। विपिन चंद्रा, फिर विपिन चंद्रा ही पढ़ो, यही करना पड़ेगा आप लोगों को। पर सबसे पहले मेरा माना विपिन चंद्रा पढ़ लेना, उसके बाद में ये एनसीईआरटी पढ़ना नई वाली, क्योंकि विपिन चंद्रा नॉलेज रखोगे, अरे यार मेरे विपिन चंद्रा में दिया तो ये चैप्टर मेरे काम का नहीं है, ऐसे कुछ काम का दिया नहीं रहता। इस एनसीईआरटी में थोड़ा एलिब्रेट करके देखो, बच्चों के अकॉर्डिंग बनेंगे, जो काम की चीज़ें बहुत कम दी हुई होती है, ठीक है। पर हाँ, ये कि इंपॉर्टेंट दी होती है, क्वेश्चन आते हैं, तो वो चीज़ याद रखना। तो विपिन चंद्रा को बार बार रिविजन करना है, इनको नहीं करना है, इनको एक आध दो बार जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो निकाल देना, वो मैं बता भी दूंगा, ऐसे तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वैसे सेम प्रोसेस आपको एंशिएंट और मिडिवल के लिए करना है, परंतु एंशिएंट और मिडिवल में थोड़ा सेलेक्टिव होना पड़ेगा आप लोगों को। जैसे एंशिएंट का मैं अभी बता देता हूँ क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। एंशिएंट के क्वेश्चन आते हैं मैप से, मैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, पहली बात। दूसरी बात, क्वेश्चन आते हैं आपका हड़प्पा सभ्यता से, जब की बारी भी आया, तो ऐसे में इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूंगा आप लोगों को। हड़प्पा सभ्यता से आता है, मौर्य काल इंपॉर्टेंट होता है, गुप्त काल इंपॉर्टेंट होता है, मिडिवल में मैंने बताया विजयनगर साम्राज्य इंपॉर्टेंट है, तो वो फिर इंपॉर्टेंट पढ़ना, सारी मत पढ़ना। इसके सती चंद्रा और जो है रामचंद्र शर्मा सारी मत पढ़ना, वो सारी बुक पढ़ने लायक नहीं होती भाई, उसमें बहुत वास्ट दिया हुआ है, तो उसमें भी मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर लगा दूंगा भाई, यही पढ़ लो, ठीक है। इसमें एनसीईआरटी और मिडिवल के लिए याद रखना कि नई एनसीईआरटी ज़्यादा काम आ जाएगी आप लोगों की, ना कि ये पढ़ना चाहिए, परंतु मेरा मानना है कि इसमें बहुत ज़्यादा, इसमें सेलेक्टिव होकर पढ़ोगे ज़्यादा अच्छा है। अब बात आती है आर्ट एंड कल्चर की। आर्ट एंड कल्चर की एनसीईआरटी मेरा मानना है कि 11 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके भी मैप इंपॉर्टेंट है, जो इमेजेस है वो इंपॉर्टेंट है, और फालतू में दिया है। 12 तो कुछ भी काम की नहीं, पिछले साल अपन पढ़े भी थे, पर फिर भी कुछ होगा तो मैं बता दूंगा। फिर आती नितिन सिंघानिया की बात, वो भी देखो बहुत मोटी बुक है, कोई काम की नहीं। अभी मैं ना नितिन सिंघानिया, पिछले साल मैंने नया एडिशन लिया था उसका, तुम्हें पता है, तुम्हें विश्वास नहीं होगा, उसने क्या बोला है, आर्ट एंड कल्चर से मेरे 22 क्वेश्चन आए हैं भाई 2023 में, ये मेरी बुक बताती है। मतलब समझ रहे हो, 22 क्वेश्चन उसने बोला है कि मेरी बुक से आए हैं। अब तो सोच रहे हो इकोनॉमी के क्वेश्चन भी अपने उसमें आर्ट एंड कल्चर में उसने इन्वॉल्व कर लिए, तो ये होता है भाई मार्केट में बुक बेचने का तरीका। इसलिए पागल मत बनो मार्केट चक्रों में। नितिन सिंघानिया के भी कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट है, वो मैं बता दूंगा, बस वहाँ से कुछ सेलेक्टिव पढ़ना, सारी बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ये मार्केट है, ठीक है। ये यूपीएससी ने डिसाइड नहीं किया कि आप नितिन सिंघानिया पढ़ो, यूपीएससी ने टॉपिक बताया भाई, मैं यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो आप लोग ये पढ़ो, बस खत्म बात। ये चीज़ याद रखना, ना कि पूरी की पूरी बुक पढ़नी है अपने को। सर, हाँ बोलो। आर्ट एंड कल्चर का क्या होता है? आर्ट एंड कल्चर ये चीज़ याद रखना कि 11th की जो एनसीईआरटी है उसकी इमेजेस, जो मैप दिए हैं उसमें, और जो इमेजेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट, वहाँ से हर साल क्वेश्चन बनते हैं, चाहे आपकी बार भी देख लो तुम 2024 के बने हैं क्वेश्चन, ठीक है। 11th की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 12th की ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार पढ़ के हटा देना, मैं हकीकत बता रहा हूँ, 12th की कुछ भी काम की नहीं है। दूसरी बात, आर्ट एंड कल्चर के लिए जो नितिन सिंघानिया है उसके सेलेक्टिव चैप्टर मैं बता दूंगा, बस वही पढ़ना है, उसके अलावा नहीं। वो सारी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे अनुसार, उसमें शायद 40 के समथिंग चैप्टर है, तो मेरा मानना है 10 चैप्टर ही काम के, सारी मत पढ़ना, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो देखो ये सब चीज़ें तभी कर पाओगे जब आपको पीवाईक्यू की समझ रहेगी। जब तक आपको हिस्ट्री के पीवाईक्यू को पकड़ ही नहीं है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो फिर आप लोग सारे पढ़ने लग जाओगे, तो कोई मतलब है नहीं, पढ़ना ही नहीं चाहिए मेरा अनुसार तो भाई। फिर इसीलिए लोगों को ना 10-15 घंटा पढ़ने की जरूरत पड़ती है, और होता फिर क्या ही आखिर में फिर वही 60-70 नंबर आते हैं भाई। आप पहली बात तो मेमोराइज नहीं कर पाओगे इतनी चीज़ें वास्ट, फिर वो बार बार पढ़ना पड़ेगा, इतना टाइम है ही नहीं। अब सोचो कोई स्पेक्ट्रम खरीद लेगा, तुम्हें पता है स्पेक्ट्रम मेरे अनुसार अभी 1100 से भी ज़्यादा पेज है उसमें, 1100 पेज है। मान लो आप पर डे कितना पेज पढ़ सकते हो, 100 पेज भी मेरे अनुसार तो बहुत ज़्यादा है। अगर मान लो 100 पेज आपने पढ़े तो ये 10 दिन में एक बुक कंप्लीट हो रही है। और मेरा मानना है कि किसी भी बुक का यूटिलाइजेशन करने के लिए 5 बार तो मिनिमम रिवीजन चाहिए उसको, एग्जाम का उसके लिए। अब सोचो 10 दिन आप दे रहे हो, 50 दिन, तो इसी में 2 महीने तो आपके इस मॉडर्न हिस्ट्री में चले गए। अब बताओ क्या ही तैयारी करोगे तुम पीटी का। तो ये चीज़ समझो, लक्ष्मीकांत है, लक्ष्मीकांत में लगभग 1000 पेज है, 750-800 तो है ही उसमें, इतना पेज तो। सबसे पहले है ना कि एग्जाम से पहले अगर आपके शॉर्ट नोट्स हैं तब आप रिवीजन करके जा पाओगे,
वरना किताबों को पढ़कर आप एग्जाम वो तो दे ही नहीं क्वालिफाई सकते। नहीं कर पाओगे। पर मैं बता रहा हूँ कि समझो ये चीज़, इस एग्जाम की हकीकत समझो। लक्ष्मीकांत 1000 पेज समथिंग है भाई, उसको भी 10 दिन लगते हैं एक बार रिवीजन करने में, कैसे भी कर लो तुम। अब भाई उसमें बच्चों में वेरिएशन होता है, किसी को 15 दिन भी लग सकते हैं, किसी को हो सकता है 8 दिन लगे, पर मिनिमम तो इतना ही लगता है। अब इसका भी 5 बार रिवीजन करोगे तो 50 दिन, ये लो भाई 100 दिन तो ये हो गए, 3 महीने तो खत्म, तुम तो पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के जाओ। तो इसीलिए जो लोग है ना ये टारगेट करते हैं ना मोटी मोटी बुकों को, ये पढ़ना है, फिर उन लोगों को फिर 15-15, 16-16 घंटे पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। फिर उन लोगों को क्या होता है कि फिर बैक पेन होता है, वो आजकल क्या क्या बीमारी हो जाती है, सर्वाइकल दिक्कत, ये सब होती है। तो समझो लक्ष्मीकांत से इधर क्या प्रेफर करें? पॉलिटी के लिए तो मैं बता दिया ना, सबसे बेस्ट है पॉलिटी। अगर मेरे तरीका शॉर्ट तरीका अपनाओ ना, सबसे बेस्ट है PYQ, ठीक है। उसके बाद मेरी ट्रिक सीख लो। लक्ष्मीकांत को सिलेक्टिव चैप्टर बताऊंगा 20 से 25, कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, गारंटी मैं बता रहा हूँ। 10-12 प्लस क्वेश्चन साइकिल वहीं से आए थे, वहीं सारे क्वेश्चन वहीं से, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसके नोट्स किसके? संस्कृति आईएएस। अरे तो अगर आप वो पढ़ रहे हो, कितनी बार पढ़ लिए उनको? वो नहीं पढ़ी मैं, वो तो अभी मेरे पास आए थे ना, सब संजय भैया गए हैं दिल्ली तब मिले हैं ना वो हमको। बाकी पहले तो लक्ष्मीकांत पढ़ी थी और स्पेक्ट्रम पढ़ी थी। अगर उनको नहीं पढ़ा तो रहने देना, फिर लक्ष्मीकांत ही पढ़ो। अगर नहीं पढ़े हो तो, अगर पढ़े हो तो फिर पढ़ो। अगर नहीं, अभी आप तो एक बार भी हुआ नहीं, अब सोच रहे हो पढ़ने का, तो फिर मत पढ़ो ना। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मुझे ये भी लगता है, जो पढ़ा वही पढ़ो। मेरा माने स्पेक्ट्रम की जगह विपिन चंद्रा पढ़ो, ज़्यादा रिलायबल है। वो पढ़ी है शायद। ये चीज़ याद रखना है। स्पेक्ट्रम देखो बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाता है, बार बार रिविजन ही नहीं कर पाओगे। अगर आपने पढ़ा है तो फिर पढ़ लो, पर पढ़ने का मतलब ये होता है कि आपने समराइज़ किया है नहीं किया उसको। पढ़ने से क्या होता है, स्टोरी के रूप में पढ़ने से, ठीक है। तो ये बात होगी अपना हिस्ट्री का। आप देखो और क्या अंत में सर, हाँ और मुझे लगता है ना सर कि टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। क्या? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट टेस्ट लगाना अब भाई वो तो तुम्हें सीखना ही चाहिए। तुम लोग टेस्ट नहीं लगाओगे। टेस्ट के टाइम, जब मैं टेस्ट का टाइम रखा हूँ, कौन लगाता है मुझे बताओ? सैटरडे संडे मैंने क्या शेड्यूल बनाया था, PYQ लगाओ, कौन लगा रहा है? अब तुम लोगों की गलती है ना। अब मैं तुम लोगों को वो बच्चों की तरह तो हो नहीं सकता कि मैं तुम्हें डंडे से मार मार के करवाऊँ, वो भी अवेलेबिलिटी नहीं, ऑनलाइन डंडा मारने का ऑप्शन भी नहीं है। तो गलती तुम लोगों की है ना। अब तुम लोग फिर वही से परेशान हो गए। अब सुनो, बात आ गई, अब छोड़ो, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया। अब बात आती है इन्वायरमेंट इकोलॉजी का, ठीक है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी का जो मैंने अनुभव किया है, देखो कोई ज़रूरत नहीं मोटी मोटी बुक के पढ़ने का। जैसे मैं बता रहा हूँ, दृष्टि की बुक बोलते हैं, कोई ज़रूरत नहीं, मत पढ़ो। मैं तो अब तो उसके लिए भी नहीं करता हूँ। पहले मैं शायद आज से 2-3 साल पहले मेरे से कोई पूछता था, मैं बोलता था कि हाँ दृष्टि वाला बुक पढ़नी चाहिए। भाई देखो ना, हाँ वही तो मैंने इस एग्ज़ाम से, देखो मैं फिर बता रहा हूँ, मेरा अनुभव है ना, उसका फ़ायदा उठाओ। ये नहीं मिलता है भाई हर किसी, क्योंकि देखो मैंने इतने सालों से एग्ज़ाम की तैयारी की है, मैं बहुत भटका हूँ, बहुत सारी चीज़ें भाई इस एग्ज़ाम के लिए मैंने संघर्ष किया कि कैसे यार नंबर बढ़े, क्या है ये सब सारी चीज़ें। इन्वायरमेंट इकोलॉजी सबसे सस्ता रास्ता बता रहा हूँ मैं। सबसे बेस्ट तरीका ये है कि इसमें जो सबसे पहले आपको PYQ अच्छे से काम कर लो। देखो PYQ रिपीट होते हैं, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ। मैं तो PYQ बेस पे एग्ज़ाम निकाला हूँ पिछले साल। मैंने तो कोई NCERT भी नहीं पढ़ी थी। मैंने बोला था कि कुछ सब्जेक्ट पढ़ी थी, पर PYQ के बेस पे ही मैंने एग्ज़ाम निकाला है, PYQ प्लस ट्रिक। पर अब क्या, मैं तो थोड़ा चाहता हूँ कि नहीं सियोरिटी बढ़े, तो इसलिए मैं थोड़ा NCERT को उनका ज़्यादा बेस बना रहा हूँ। तो मेरा मानना है पहले PYQ पर अच्छे से काम कर लो। अगर मान लो 15 से 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन में गारंटी साथ बता रहा हूँ PYQ से 4-5 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। नहीं सर ज़्यादा, भाई मिनिमम बता रहा हूँ, इतना तो श्योर है। अगर मेरी ट्रिक सीख जाते हो तो 5 क्वेश्चन और मान लो, ठीक है। अब बात आती है कि भाई थोड़ा बहुत तो पढ़ना भी तो पड़ेगा ना भाई, ट्रिक इनसे क्या ही काम चलेगा। पर पढ़ना है तो ओनली आपको जो पढ़ना, देखो ध्यान से लिख लेना ये चीज़। पहली चीज़ आपको 12th बायोलॉजी की जो है, उधर 6 to 12th ज्योग्राफी हो ही गया है ना। पर तो उसके अलावा जो है आपको 12th जो बायोलॉजी है उसके 6 चैप्टर पढ़ने ही हैं। लोग 4 चैप्टर बोलते हैं, पर नहीं, 6 चैप्टर पढ़ना चाहिए। दूसरी बात, अभी मैं कुछ और बताऊंगा, जैसे मैंने काम किया, याद करो मैंने इन्वायरमेंट केमिस्ट्री कुछ चैप्टर भेजे हैं आपको, इंपॉर्टेंट चैप्टर भेजे हैं मैंने। उस ग्रुप में जाके देखा करो, आप लोग देखते नहीं हो, और उठा के फेंक दूँगा, फिर मेरे से बाद में कोई मांगेगा। भाई दोनों जो ग्रुप मैंने ऑलरेडी बना दिए PT प्लस मेंस के लिए, वो आपको अपडेट होना चाहिए। उसमें मैं क्या भेज रहा हूँ और सबको मैंने इधर उधर करने का भी ऑप्शन दिया है उसमें। तो
तो मैंने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर भेजे हैं, ठीक है। उसके अलावा मैं अभी 11th का और 12th की जो है बायोलॉजी, सर बायो का लास्ट चैप्टर ना? हाँ सर, आखिरी के 12th बायोलॉजी यूनिट है उसमें, आखिरी के 6 चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर बार 3+ क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। मैंने 2024 वाले क्वेश्चन भी बताए थे, याद करो। जो वो क्वेश्चन आया था ना, एक तो देखो वो आया था अंजीर वाला क्वेश्चन, वो वहीं से था, वो मैंने प्रूफ भी दिया था उसका। उसके अलावा याद करो कि एक आया था विषाक्त वाला, किसका आया था, मकड़ी का आया था, किसका आया था, अरे याद करो 2024 का पेपर, रुको अभी। फ्रॉग मकड़ी और हाँ, वो भी एनसीईआरटी से था। अरे वो भी है ना, उसी 12th जो बायोलॉजी है उसके आखिरी चैप्टर पढ़ोगे ना, वो भी वहीं से क्वेश्चन है, समझ में आया। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हर बार 3+ क्वेश्चन तो आपको वहीं से मिल जाएंगे, ठीक। ये हुई बात। उसके अलावा जो आपको एनवायरमेंट इकोलॉजी के लिए करना है, WWF वेबसाइट है, ठीक है, उसको मैं खोल के भी दिखा दूंगा अभी। वहाँ से आपको हर साल 3+ क्वेश्चन मिल जाएंगे। इस वेबसाइट को जरूर खोलते रहा करो। ये मैंने पहले भी बताया था कि जैसे UNEP है, जितने भी PT में क्वेश्चन आए हैं, तो वो तो R&D का ही पार्ट हो गया एक तरीके से ये सब, पर WWF जो है जरूर खोल के देखा करो। दूसरी बात, डाउन टू अर्थ मैगजीन, ये आपको पढ़नी पड़ेगी इसके लिए, एनवायरमेंट इकोलॉजी के लिए। इसका मैं दिया हूँ, मैंने सब्सक्रिप्शन लिया ही है, तो आप लोगों को सबका भेज दिया हूँ। मैं कितने नवंबर तक भेजा था ना नगीना, उस टाइम कब तक भेजा था मैंने? हाँ सर, नवंबर तक। वो आगे भी आगे होगी, मैं भेज दूंगा, ठीक है। तो ये इसका मैं सब्सक्रिप्शन लिया हूँ, मैं भेज दूंगा, किसी को लेने की जरूरत है नहीं, ठीक है। डाउन टू अर्थ मैगजीन पढ़ लो, खत्म है मामला। इसके अलावा कुछ भी मत पढ़ो, कोई दृष्टि कुछ भी मत पढ़ो, नो नथिंग, NCERT प्लस डाउन टू अर्थ मैगजीन बस। अरे कुछ वेबसाइट जो PT में आई हुई है, जिसमें WWF ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही कर लो, मोर देन इनफ है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी मत करना, कोई दृष्टि बुक कुछ, अरे ये रफ मटेरियल हो चुके, आप लोग समझते नहीं हो भाई। एग्जाम UPSC बहुत अपडेट करता है अपने आप को। अरे ये जो बुक बनी है ना दृष्टि की, मुझे याद अच्छे तरीके से 2015-16 में बनी है। उसके बाद में कुछ भी अपडेशन नहीं होता है इसमें। अपडेशन इन द सेंस एग्जाम की जो अकॉर्डिंग नेचर है उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता। वो बताओ क्या करते हैं, अच्छा IUCN की लिस्ट में ये चेंज हुआ है तो अच्छा बस वो डाल दो। मैं क्योंकि दृष्टि में काम किया हूँ, वो मुझे पता है, ये चीज़ याद रखो। तो ये चीज़ हकीकत है जो बात है। पर एग्जाम क्वेश्चन पूछ रहा है अंजीर का, देख लेना दृष्टि बुक में नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ समझो, एग्जाम की डिमांड क्या है। तो ये पढ़ो, डाउन टू अर्थ मैगजीन पढ़ो, WWF वेबसाइट देखो। जो मैंने फिर R&D का पार्ट बताया था कि भाई जितनी भी वेबसाइट आई हुई है, जितनी भी संस्थाएं आई हुई है, उनकी वेबसाइट खोल के देखना चाहिए। R&D का पार्ट है PYQ वाला। इसके अलावा आपको इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए कुछ भी कोई बुक नहीं पढ़नी है। शंकर IAS ये सब कुछ छोड़ो, वो क्योंकि PYQ के R&D पार्ट में सब आ जाता है भाई। अच्छा ये टाइगर रिजर्व पूछा था तो जाके देखो, सर्च करो। अब उसके लिए तुम यार, यही होता है ना UPSC तैयारी, एक बार अगर आप स्टार्टिंग में फर्स्ट अटेम्प्ट देते तो एक बार जरूर पढ़ लिया तो कोई बात नहीं, पर आगे आपकी जो तैयारी है ना, जो इन्हीं से ही होती है। डाउन टू अर्थ मैगजीन पढ़ो, ठीक है, वेबसाइटों को जाके देखते रहो, ये तैयारी है। PT हो चाहे मेंस, दोनों की यही तैयारी है। अगर आप पुराने सोर्स पे रिलायबल हो, वहीं पे पढ़ रहे हो बार बार, फ़ायदा नहीं है। ये चीज़ क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो ये एनवायरमेंट इकोलॉजी हो गया। अब आती है साइंस टेक की बात। साइंस टेक की अगर मैं अतिशयोक्ति तो नहीं बोलूँगा, अगर कोई मेरी ट्रिक भी सीख लेगा ना तो कुछ भी मत पढ़ो 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, साइंस टेक के। इतना मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि 7+ क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो ट्रिक से आराम से। 7+ के 8 भी कर सकते हो, डिपेंड करता है आप कैसा लगाना जानते हो। पर ये नहीं मैं सिखाऊंगा, इसके लिए कुछ सिखा भी देता हूँ बेसिक। पर हाँ, ये मैं गारंटी साथ बताऊँ कि ट्रिक लगती है साइंस टेक में, तो खास तौर से लगती है, अच्छी खासी लगती है, ठीक है। आराम से हो जाते हैं क्वेश्चन, पर फिर भी नहीं। देखो साइंस टेक के लिए पहली बात तो जो NCERT इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैंने कुछ भेजे हैं, आगे मैं भेजूंगा अभी, ठीक है। वो मैं भेजूंगा, आप लोग मत पढ़ना। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर भेजूंगा वही पढ़ लेना, क्योंकि मैंने देखा है, क्योंकि देखो मेरे पास देखो PYQ की पूरी समझ है, किस टाइप क्वेश्चन आते हैं, क्या है, क्या UPSC एग्जाम की डिमांड है, PT प्लस मेंस को, दोनों को देख के मैं आपको चैप्टर भेजूंगा। जो चैप्टर भेजूंगा वो जरूर पढ़ लेना, ऐसे नहीं पता लगा वो भी नहीं पढ़ा वो काम नहीं चलेगा। दूसरा इसमें जो काम करना है, साइंस रिपोर्टर पढ़ने का काम करना चाहिए। अब इसका भाई साइंस रिपोर्ट पढ़ने के लिए हो सकता है कि आपके पास, देखता हूँ अगर है ना, मैं हिंदी में मार्केट में तो अवेलेबल है, अगर उसकी ऑनलाइन PDF मिल गई मेरे को, क्योंकि ना ऐसे बहुत महंगी आती है साइंस रिपोर्टर, बहुत महंगी आती है, 75 रुपये की आती है एक मंथ की, तो मार्केट से तो नहीं खरीदना अपने को, ठीक है। देखो 2-3 तरीके मैं बता देता हूँ कैसे करना है इसको। एक तो तरीका, अगर मान लो मिल गई हिंदी में तो मैं परचेज कर लूँगा, ठीक है, देखता हूँ कितने क्या मिलता है, ले लेंगे अगर इसका हिंदी में अवेलेबल है तो PDF।
मतलब वो देखना पड़ेगा, जैसे डाउन टू अर्थ मिल गई। 65-70 ऐसे ही आता है। हाँ, ये नहीं बहुत महंगा आता है। एक बुक है मेरे पास उसकी। ठीक है, तो अगर ऑनलाइन मिल गई है मेरे को पीडीएफ, मतलब ऐसे नहीं टेलीग्राम ग्रुप से नहीं परचेज ही करेंगे अपन, वो टेलीग्राम के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वहाँ कभी मिलती है कभी नहीं मिलती, ऐसा होता है। अगर मिली मेरे को तो मैं खरीद लूँगा, पहला काम। अगर मान लो नहीं मिली तो खरीदना तो नहीं है, मैं साफ बता रहा हूँ, पैसे ख़राब मत करना, क्योंकि ना इसमें कुछ ही आर्टिकल काम के होते हैं, और बहुत ज़्यादा जो साइंस के रिसर्च करते हैं ना, उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। अपने लिए काम का कुछ ही काम होता है, इसलिए ऑनलाइन मिलेगी तो कर लेंगे। अगर भाई फिर अगर मान लो नहीं मिली, ये भी नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे? फिर इसके लिए आना बहुत सारी यूट्यूब पे पढ़े हैं, कुछ है जो लोग करवाते हैं, साइंस रिपोर्टर पढ़वाते हैं भी, तो वो इम्पोर्टेंट जो चैप्टर होते हैं ना उसका निष्कर्ष देते हैं अच्छा खासा। चाहो तो वहाँ से कर लेना, नहीं तो ना अभी संस्कृति आयुष ने शुरू किया है, वो साइंस रिपोर्टर का थोड़ा सारांश रूप में डालते हैं, पर मेरा मानना है इससे ज़्यादा अच्छा है कि यूट्यूब पे कर लेना जो पढ़ा रहा हो। अगर फिर आखिरी में अगर बचे तो यहाँ से कर लेना। संस्कृति आयुष डाल रहा है, दृष्टि वाले भी डालते हैं मैगजीन पर, मतलब नहीं, संस्कृति आयुष वाले क्या है ना वेबसाइट पे डालते हैं। थोड़ा वो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, अभी रुको, देखो मैं बताता हूँ। आज ही मैं सर्च करके देख रहा था, ये सब मैं काम यही काम कर रहा था। तो ये डाउनलोड्स में जाओगे ना अब, तो इसमें आ जाओ, यहाँ पे देखो योजना मैगजीन का भी समरी देता है, कुरुक्षेत्र मैगजीन का भी समरी, डाउन टू अर्थ, इसने इन्होंने डाउन टू अर्थ का दिया, साइंस रिपोर्टर का इन्होंने नहीं दिया, तो फिर यूट्यूब से करना वो। ठीक है, ये इनकी मत पढ़ने लग जाना, योजना कुरुक्षेत्र की सारण, ये इनका मत पढ़ो, सारांश को खुद से पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया साइंस रिपोर्ट पढ़ना, बस यही करना है साइंस के लिए, और कुछ भी करने जो सारे क्वेश्चन यहीं से आते हैं, यही ओरिजिनल सोर्स है। इसके अलावा कहीं कोचिंग वाले मटेरियल पे मत जाना, किसी पे मत जाना, मैं साफ बता रहा हूँ, मना कर रहा हूँ। कोई उड़ान को उड़ जाओगे नहीं तो फिर पीटी में, ये चीज़ याद रखना फालतू में, कोई पीटी 365 कहीं पर जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया साइंस टेक का। अब उसके बाद करंट अफेयर का मैं बता देता हूँ। तो करंट अफेयर का देखो, डाउन टू अर्थ हो ही गया तुम्हारे पास, साइंस रिपोर्टर हो ही गया है, योजना पढ़ लेना, कुछ इंपॉर्टेंट तो मैं बता दूँ, डायरेक्ट मेंस के क्वेश्चन आते हैं। कुरुक्षेत्र जरूरी नहीं है साल भर का पढ़ना, कुछ सेलेक्टिव हो जो पीटी के टॉपिक उसी के अकॉर्डिंग देखना, थोड़ा सेलेक्टिव पढ़ना है इसको, ये पढ़ सकते हो अच्छे से। इसमें भी जो अपना टॉपिक से रिलेटेड हो, ऐसा नहीं पता लगा बहुत बार ऐसे आ जाता है, आलतू फालतू भी आते हैं इसमें, तो वो चीज़ रखना, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही है करंट अफेयर का। दूसरी बात, इसमें थोड़ा बहुत आपको करना है, पीआईबी पे जाके थोड़ा बहुत देख सकते हो आप, मतलब हल्का हल्का देखते रहो, ऐसे ज़्यादा बर्डन मत लेना उसका, पर हाँ हल्का हल्का देखता रहो, क्यों डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है पीआईबी से। ठीक है, उसके बाद में आती है इंडिया ईयर बुक, जो कि कोई मतलब है नहीं, परंतु मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन आते हैं यहाँ से भी आने के। तो ये है करंट अफेयर, मतलब अब जब आप पीटी 365 ये कुछ भी मत पढ़ो, तो ये पढ़ लो तो काम हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो मिनिस्ट्री की वेबसाइट है, वो मैंने पहले ही बोला था कि मिनिस्ट्री वेबसाइट पे जाओ, तो ये योजना से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो बन जाएंगे आपके। तो ये है करंट अफेयर का सोर्स, इसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका करंट अफेयर। तो हो गया सब कुछ लगभग कंप्लीट, मैंने बता ही दिया, समझ में आया? तो इनके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आ गई, अब देखो मैंने इतना भी बता दिया अब देखो आखिरी, अगर मान लो कि भाई किसी को ये भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, नहीं सर सही है, तो एक चीज़ मैं बताता हूँ जो सबसे पहले करनी चाहिए सब लोगों को, पर पहले टाइम वाले थोड़ा बचो इस प्रोसेस से। जैसे अभी अगर मुझे करना हो, तो मान लो कि भाई मुझे इतना झाल में नहीं पढ़ना, तो सबसे पहले मैं PYQ उठाऊँगा, इसका मैं R&D करूँगा ठीक है, एक एक ऑप्शन पे अच्छे से जो भी है वेबसाइट पे जाके देखना, जो भी, पर इसमें मेहनत लगती है, ऐसा नहीं है। R&D करूँगा मैं, ठीक है, मेरी ट्रिक वाली सीखूँगा, मेरी वीडियो देखूँगा मेरी ट्रिक वाली, ठीक है। उसके बाद में जो है मैं देख लूँगा भाई PYQ में इस टाइप क्वेश्चन आते हैं, थोड़े बहुत NCERT के चैप्टर पढ़ लूँगा, इंपॉर्टेंट, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर में आएगा वो मैं पढ़ लूँगा, हो गया काम, निकल जाएगा पीटी। तो ये पार्ट बहुत लंबा पड़ता है, उसमें R&D वाला अच्छे से करना होता है। तो अब की बार जो है, अब ये तो हो गया जो आप लोगों को पढ़ना है, पढ़ते रहना आराम से, कुछ मैं भेजते भी रहूँगा। अब भाई मेरी तरफ से क्या हेल्प मिलेगी आपको, देखो पहली चीज़, जैसे GS का मैं बता रहा हूँ, GS का तो एक तो देखो PYQ वाली अपनी ट्रिक वाली जो वीडियो है वो तो आपके पास अवेलेबल है ही, 2011 से लेके 2023 तक, ठीक है। 24 वाला मैं उसमें एड ऑन कराऊंगा, बाद में करेंगे अपन, ठीक है। PYQ हो गया, इससे एक फॉर्मेट थोड़ा आगे बढ़ेंगे अब की बार इस साल, क्योंकि ये ट्रिक का लगभग हो ही चुका, तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं मुझे ट्रिक का वीडियो करवाने की। अब की बार मेरा फोकस है R&D पे, तो ये मैं करवाऊँगा अब की बार, और ये अपन शुरू करेंगे मार्च से, 1 मार्च से शुरू हो जाएगा ये बैच, इसमें R&D करेंगे ओनली। कैसे सर?
जैसे मतलब मैं जो जैसे PYQ करवाया हूँ ना, वैसे हर क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन से लेके 100 क्वेश्चनों तक उसके बारे में जानेंगे भाई ये क्या है। जैसे मान लो फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में तुम्हें बता दूँ, देखो 10-11 फंडामेंटल ड्यूटी ये है, उसके चैप्टर के बारे में बेसिस हो गया। या मान लो कि इन्वायरमेंट का कोई क्वेश्चन आया है, ठीक है, फर्दर क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और वो कहाँ से करने हैं आपको, तो वो मैं बता दूंगा। जैसे मैं बता दूंगा कि मान लो कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, तो साथ के साथ करते रहना ना, तो इतना तो सब इधर पढ़ ही लो। जैसे मान लो क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसीज़ का आता है क्वेश्चन, तो मैं बता दूंगा देखो ये क्वेश्चन आया है, आपकी बात जाके फटाफट से वहीं पे सर्च करके देख लो फटाफट से, वो मैं होमवर्क भी दूंगा, ठीक है भाई ये देखो आपकी बात कौन सी ऐड हुई है, बस तो कर लो, ख़त्म बात। तो अगर वो ये काम कर लिया, जो R&D वाला काम कर लिया, PT ऐसे निकल जाएगा। तैयार है आराम से, खूब अच्छे खासा महीना है, ठीक है। तो ये आपकी बात, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट अपन ये करेंगे, R&D वाला पार्ट वो मैं करवाऊंगा आपके, क्योंकि ट्रिक वाली करवानी है नहीं मुझे। ट्रिक वाली ऑलरेडी आपको ये वीडियो मैंने बोला था, बार बार देखो, 5 बार देखनी है ये वीडियो, तब जाके PT में आप अप्लाई कर पाओगे। R&D में करवाऊंगा तो उससे नॉलेज अच्छा खासा हो जाएगा, ठीक है। R&D के साथ साथ एक रहेगा कि भाई टॉपिक वाइज थोड़ा बहुत, जैसे मुझे पता है कि पॉलिटी के इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ये मैं बता दूंगा, उसका नोट्स जो है मतलब लक्ष्मीकांत ही बता दूंगा भाई ये इंपॉर्टेंट है। जहाँ कुछ ज़रूरत लगेगा मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ, उसको मैं नोट दे दूंगा, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर का लगा तो चैप्टर वाइज मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो एक काम ये रहेगा, तो एक काम तो ये टॉपिक वाइज हो गया, एक हो गया आपका क्वेश्चन वाइज जो है R&D आपका, वो मैं करवा दूंगा, ठीक है। NCERT में करवा ही दिया हूँ, जो लगभग इंपॉर्टेंट थी जो, और इम्पोर्टेंट चैप्टर आप लोगों को भेज ही दूंगा, वो पढ़ लेना, कुछ हो सकता कुछ पढ़वा भी दूँ मैं, अगर फरवरी से पहले हो गया तो करवा भी दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरी तरफ से, हेल्प ये मिलेगी। तो आपके थोड़ा R&D वाला नया करेंगे, ट्रिक वाला तो ये आपके पास है वीडियो, ये आपको मिलेगा। और मेरा मानना है कि ये दोनों काम बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिरी में जो रहेगा, ये सब कुछ होने के बाद में आखिरी में करंट अफेयर, ऐसे तो साथ साथ भी करते रहेंगे अपन। मैं पहले लास्ट ईयर भी मैंने ऐसे ही करवाए थे, देखो ये चर्चा में है। तो देखो मैंने बोला था डिलिमिटेशन कमीशन का देखो क्वेश्चन आया, और मैंने बोला भी था, जाके आज भी वीडियो देख लो मेरे, महिला आयोग को मैंने बोला, तो वुमेन रिजर्वेशन बिल का मैंने बोला था, वो क्वेश्चन आया। तो मतलब मैं बता रहा हूँ उसी टाइम ये बताऊँगा, जब R&D करूँगा ना उसी टाइम में करंट अफेयर भी सारा करवा दूंगा आप लोगों को। तो इधर उधर भागने की ज़रूरत है नहीं, पर हाँ जो भी मैंने सोच बताया वो पढ़ते रहो। पर यह है कि टेंशन मत लेना करंट अफेयर को लेके, मैं गारंटी बात बता रहा हूँ। तो स्टैटिक पार्ट और करंट अफेयर आपको दोनों इसी में हो जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आपको इधर मिल जाएंगे, और NCERT में करवा दूँगा। तो ये तो रहेगी GS की बात, रही CSET की बात। CSET का अभी मैं बता रहा हूँ, सबसे पहली चीज़ जो डेली है ना, ऑनलाइन क्लास आओ। ऑनलाइन क्लास से थोड़ा आइडिया लगता है कि कौन कितना पानी में। और जैसे नूरी आती नहीं है क्लास में, अब मुझे पता उसकी मैथ बहुत ख़राब है, अब वो आएगी नहीं तब तक मेरे से पढ़ेगी नहीं, मुझे क्या पता फिर वो क्या कर रही है भाई। जब तक मुझे पता नहीं लगे तुम लोग क्या कमी है, तो मैं कैसे बता पाऊँगा, ठीक है। तो डेली ऑनलाइन क्लास आओ, सबसे पहली बात। दूसरी बात देखो, NCERT अपना 7th क्लास तक कंप्लीट हो ही चुका है, 8th क्लास बची है, 9th 10th में कुछ ही चैप्टर बचेंगे, तो ये बहुत फास्ट होगा। तो एक बार तो यहाँ से आपका रिवीजन हो जाएगा। और मेरा गारंटी है जो मेरे साथ NCERT पढ़ लिया, जिसने सारे क्वेश्चन लगाए हैं मेरे साथ, तो आप लोग 25+ क्वेश्चन सोल्व करने के लिए तैयार हो, रीजनिंग प्लस मैथ के, ठीक है। दूसरा काम देखो, 2011 से लेके 2023 तक तो मैंने करवाई दिए हैं, 2024 का करवाना रहेगा वो मैं करवा दूंगा, ठीक है। इनको बार बार आपको 5 बार देखने, इन वीडियो को 5 बार देखना, बार बार देखो इनको, ठीक है। दूसरा काम तो ये है। तीसरा काम मैं करवाऊंगा, इसमें दृष्टि वाली बुक करेंगे सॉल्व, उसमें भी इंपॉर्टेंट चैप्टर करेंगे, परंतु उसमें बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे अपन, 2 से 3 हज़ार क्वेश्चन कर लेंगे उसमें, नंबर सिस्टम के ये सारे अच्छे क्वेश्चन करेंगे उसमें, फटाफट जो अच्छे पार्ट है वो फटाफट होंगे। तो उसमें मैं क्या करूँगा, जो मेरे नोट्स है, CSET के जो नोट्स हैं उनको मैं पहले समझा दूंगा, पढ़ा दूंगा अच्छे तरीके से, थोड़ा अच्छे से करेंगे। आपका टाइम है, आपके सही टाइम पे शुरू कर लिया अपने। दूसरी बात, थोड़ा NCERT पे ज़्यादा टाइम नहीं दिया, जो इंपॉर्टेंट था उसी पे टाइम दिया। तो यहाँ पे मतलब 1 महीना तो लगेगा अपने को, लगभग मान के चलो जनवरी में अपना NCERT ख़त्म हो जाएगा, और ये फरवरी में पूरा मान के चलो ये चलेगा, फरवरी मान के चलो चलेगा। उसके बाद में रीजनिंग वाले जो है, रीजनिंग के नोट्स करवाऊँगा, ठीक है। नोट्स कराऊंगा, अच्छे तरीके से करवाऊंगा, जिसमें टॉपिक बता दूंगा क्लोक के, वो अच्छे से करवा दूंगा, उसका मेरे पे छोड़ो। उसके बाद में जो है, ये करने के बाद में फिर वापस से 1995 से लेके 2024 तक सारे क्वेश्चन करेंगे अपन, रीजनिंग और मैथ के, ठीक है। रही पैसेज की बात, पैसेज का जो अपने तुम्हारे पास क्लासेस पढ़ी है 2011 से लेके 2023 तक, वो 24 वाला उसमें एड ऑन करवा दूंगा, तो वो कंप्लीट हो गई। फिर भी ज़रूरत लगी तो मैं एक बार ज़रूर रिवीजन करवाऊंगा मई में पैसेज की क्लासेस का,
वो मतलब मैं खुद दोबारा करवाऊँगा 2011 से लेके, क्योंकि मुझे ज़रूरी पता है। पर अभी आप लोग अप्रैल तक तो उन्हीं को देखो, इसी क्लासेस को देखो। मई में आप उन दोबारा करेंगे पैसेज की क्लासेज अच्छे तरीके से, ठीक है। फिर रही देखो बात आती है रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चनों की 1995 से लेके, ये दोबारा यहाँ पे करेंगे अपन। तो ये मान के चलो फरवरी में जब वो दृष्टि वाला शुरू करेंगे, मार्च तक अपना आराम से, तो अप्रैल में ये आराम से कर लेंगे अपन। जैसे अप्रैल में ये खत्म हुआ तो मई में ये पैसेज की क्लासेस कर लेंगे, हो जाएगा। तो ये मानना है कि मल्टीपल आपको 4-5 बार रिविजन मैं करवा दूंगा, इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके पास। सीसेट जो मेरे रेगुलर क्लासेस करेगा, मतलब जनवरी से जो क्लासेस मेरी शुरू हुई है सीसेट की, और मई तक जो क्लासेस करेगा, हो ही नहीं सकता उसका सीसेट हट पे। बड़ा सुकून मिलता है सुन के। तो ये चीज़ याद रखना, पर वो डेली क्लास भी तो करना पड़ेगा ना, जो काम दूंगा वो करना पड़ेगा, क्वेश्चन लगा के आने पड़ेंगे। तो ये रही सीसेट, और ये रहा जीएस का भी मैं गारंटी दे रहा हूँ कि जो मैंने सोर्स बताए हैं, जिनको अच्छे तरीके से जो पढ़ोगे 2-3 बार एटलीस्ट रिविजन कर लोगे, और साथ में मेरी पीवाईक्यू वाली आरएनडी वाली क्लासेस जिसने देख लिया, और ट्रिक वाली क्लासेस जो मैं बता रहा हूँ 5 बार देख लोगे, गारंटी के साथ बता रहा हूँ हो जाएगा। इसकी मैं श्योर गारंटी ले रहा हूँ, क्योंकि भाई देखो इस एग्ज़ाम में मैंने, तो ये चीज़ समझो, अंतर ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे मार्क्स बढ़े हैं और अच्छे खासे बढ़े रहे, एग्ज़ाम को क्रैक किया है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आराम से इसी स्ट्रेटेजी से आराम से पास हो सकते हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी बात मैं तुम लोगों को बताता हूँ ना, कई बार ऐसा होता है कि नहीं, सर का तरीका पता नहीं कैसा है। मैं मोनिका का तुम लोगों मेरा कंपेरिजन करता हूँ, ठीक है। ऐसे मैं 2018 में अटैम्प्ट दे चुका था, तो मेरे उस टाइम आए थे नंबर 49 नंबर जीएस में। 2019 का दिया तो मेरे 59 नंबर आए, 10 नंबर ही बढ़े थे। मोनिका आती है 2020 में, इसने पहला अटैम्प्ट दिया था, और ये उस टाइम पढ़ी थी भाई, सारी बुक पढ़ी थी, फिर भी इसका उस टाइम बहुत कम नंबर आए, 75 समथिंग ऐसे। सीसेट में फेल थी, हाँ जीएस में 75 आए थे, सीसेट में फेल थी, 65 ऐसे नंबर थे। उसी टाइम में 2020 में आए थे 80 नंबर थे जीएस में, ठीक है। और सीसेट मेरे भी वो थे 62 पॉइंट कुछ थे, उस टाइम 2 क्वेश्चनों से रुका था। अब देखो ध्यान से समझना ये चीज़, 2021 में ये अच्छा खासा प्रोग्रेस करती है, पर कुछ नंबरों से रह जाती है। इसके 87 पॉइंट कुछ नंबर आते हैं, 0.33 नंबर से ही रहते हैं। सीसेट क्वालिफाई हो जाता है, 81 के समथिंग ऐसे आते हैं। मेरा भी ऐसा होता है कि सीसेट तो क्वालिफाई हो जाते हैं, 83 के नंबर आते हैं, पर ये इधर ही कम रह जाते हैं, मेरे जीएस में कम रह जाते हैं 2021 में। 2022 में इसके आते हैं जीएस में 95, ठीक है। और मेरे आए सीसेट में इसका क्वालिफाई हो गया था, 83 के समथिंग ऐसे थे। मेरा उस बार ऐसा हुआ कि 2022 में मेरे 93 नंबर थे, ठीक है। और इधर सीसेट में मेरे बहुत कम रह गए थे, इसमें 56 नंबर ही थे मेरे, ठीक है। अब ये चीज़ें देखो, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये चीज़ समझने का प्रयास करो। अब उल्टा ये तो सोचो इन्होंने तो क्या क्या पढ़ा है, इसने स्टैंडर्ड बुक पढ़ी है, सब कुछ पढ़ी है, और मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा मैं ये चीज़ बताने का प्रयास करो, और कोई डिफरेंस नहीं है ज़्यादा। और दूसरी बड़ी बात ये है कि मैं तो पढ़ता भी नहीं था तो मैं बता रहा हूँ कि भाई ट्रिक और पीवाईक्यू कितने इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ समझो। मैं तो कुछ पढ़ता भी नहीं था, हकीकत में बता रहा हूँ। करंट अफेयर भी नहीं पढ़ता था, ये डेली न्यूज़पेपर पढ़ती थी, स्टैंडर्ड बुक इसने सारी बहुत बार पढ़ी है, 10-10, 12 बार। शायद एक करवाऊंगा मोनिका का जब इंटरव्यू हो जाएगा 6 फरवरी के बाद में, तो उसे पूछना, उसने लक्ष्मीकांत 10-12 बार पढ़ी है भाई। 2023 की बात आती है, उसके भी इतने नंबर थे, 83 के समथिंग थे, मेरे 70 थे। सीसेट उसका क्वालिफाई हो गया था, 81 के समथिंग, मेरे जो 66.00 नंबर थे। 2024 की बात है, आपकी बात देख लेना, उसके भी शायद उसके 95 प्लस है, मान के चलो, मेरे 90 प्लस है। तो मेरा कहने का मतलब कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कि ये स्टैंडर्ड बुक पढ़ के इसके 140 आ रहे हो, मेरे भाई आधे नंबर ही आ रहे हो, ऐसा नहीं होता। और वो तो जब है कि मैंने अभी कोई पीवाईक्यू पे आरएनडी भी नहीं किया अच्छे से, बस ट्रिक के भरोसे मैंने ये नंबर लाए हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अच्छी खासी अप्रोच है। अब तो मैंने सोचो, एक तो पीवाईक्यू मैंने, अब इसमें आरएनडी भी प्लस जोड़ दिया हूँ आप लोगों को, प्लस ट्रिक है इसमें, ठीक है, प्लस एनसीईआरटी है, प्लस करंट अफेयर की जो इंपॉर्टेंट मैगजीन है वो भी जोड़ दें, तो क्यों नहीं नंबर बढ़ेंगे 130 120 प्लस, सोचो। और सीसेट में देखो, जो मैंने लास्ट ईयर मेहनत किया था वही मैं बता रहा हूँ। मैंने एनसीईआरटी करवाया था पिछली बार अच्छे तरीके से, ठीक है, तो मैंने भी एनसीईआरटी किया था। दूसरी बात, जो दृष्टि में जो बुक मिलती है उसके सारे क्वेश्चन किए थे मैंने, तो वो आपकी बार भी करवा दूंगा आप लोगों को, प्लस पीवाईक्यू जो किया था। तो मेरे इससे 120 प्लस नंबर, 120 नंबर है, तो आप लोगों को क्यों नहीं आएंगे, सोचो। यही आपकी बात सारा करेंगे अपन। तो मेरा मानना कि अच्छे खासे नंबर आ जाए, टेंशन मत लो। और इधर भी 120 प्लस, मेरा टारगेट यही है कि 120 प्लस सीसेट, और इधर सीसेट में भी। तो बात यही है, करना वही है। ऐसा नहीं है कि घबराओ मत कि सर सब लोग तो ये पढ़ रहे हैं, अभी मार्केट में चल रहा है, सब लोग PT 365 पढ़ने में लगे हैं
पागलों की तरह। कोई विजन की क्लासेस भी देख रहा है तो कोई ज़रूरत है नहीं। उस एग्ज़ाम की नीड समझो। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ। जैसे अभी तुम लोगों को कुछ करवाता हूँ, कुछ क्वेश्चन देखो। तुम लोगों को ना ऐसे भरोसा नहीं होता, मैं कुछ करवा ही देता हूँ तुम लोगों का ना। जीएस सीसेट दोनों को करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चन देखना ध्यान से। अरे ऐसा नहीं तुम लोगों को लगेगा अरे सर ये तो इस साल ही हो रहा है, आगे नहीं होगा। 2023 में भी अच्छी लगा। अब देखो पीछे शुरू करते हैं अपन। शायद मेरा ए सीरीज था, कौन सा? नहीं, मेरा ए सीरीज नहीं था, आपका डी था। अब देखो ये मैंने ट्रिक बताया था, कितनी बार आप लोगों को ट्रिक ये बताया भी था। ये हो गया। एक बार रिव्यू बता देता हूँ। देखो पहली बात, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी एनसीईआरटी से है, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन। और लास्ट ईयर मैंने चिल्ला के बोला था आप लोगों को ज्योग्राफी एनसीईआरटी पढ़ लो, ज्योग्राफी एनसीईआरटी पढ़ लो। अब देखो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का है। अब देखो ध्यान समझना, एनसीईआरटी का पर मैंने ट्रिक से किया। जो कितने ज्वालामुखी उद्गारक उत्पाद होते हैं याद करो। मैंने कितनी बार बोला था, पॉल्यूशन जहाँ से इमर्ज होता है उसमें सोचना भी मत, वाइड अप्रोच, सीधा सिंपल सा। मुझे नहीं पता पर मुझे मेरी ट्रिक पता थी तो मेरा सही हुआ, ठीक है। आगे आओ। देखो ये क्वेश्चन है डाउन टू अर्थ मैगजीन का, और मैंने पिछले साल भी बोला था डाउन टू अर्थ मैगजीन पढ़ लेना, ठीक है। ये डाउन टू अर्थ मैगजीन का क्वेश्चन है, डायरेक्ट अगर आप देखोगे जाके डाउन टू अर्थ मैगजीन में आया हुआ है। सर मेरे में स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। तुम्हारे में नहीं हो रहा, किसी में नहीं हो रहा? बताओ सब लोग, अरे बोलो। हो रहा है? अभी भी नहीं हुआ। अरे इसके प्रीति के अलावा किसी सभी को नहीं हो रहा है या इसी को नहीं हो रहा? बताओ। बाकी सबको हो रहा है। दिख रही है सर, स्क्रीन दिख रही है। प्रीति आप दोबारा एक बार रीज्वाइन करो, दोबारा एक बार रीज्वाइन करो, इसलिए आपको नेटवर्क इशू आ गया होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, ये डाउन टू अर्थ मैगजीन का क्वेश्चन है। अब देखो ये मेरा गलती भी होता है, इसको बड़ी बात नहीं है, परंतु ये मेरा माने थोड़ा बहुत पढ़ भी लोगे तो फायदा भी हो जाएगा, ठीक है। पर ये सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के। अब देखो इसमें भी ट्रिक लगी थी और मेरा सही हुआ था। दोबारा भी नहीं हो रहा है? आपको क्या शो कर रहा है अभी? पेवर शो कर रहा है रेड में। एक मिनट रुको, अभी क्या नाम का पहला अक्षर। अभी क्या दिखा रहा है आपको, ये बताओ मुझे। सर आपका नाम का पहला अक्षर बस दिखा रहा है। अच्छा, और सबको दिखा रहा है जो मैं स्क्रीन करके रखा हूँ वो? नेटवर्क इशू है इनकी तरफ से। हाँ वो प्रीति आपकी तरफ से नेटवर्क इशू है, नहीं तो होता तो सभी के साथ होता, अगर मेरी साइड से होता तो। थोड़ा एक बार देखो आप नेट वेट का अपना बंद करके एयरप्लेन मोड करके देखो, ये दिक्कत होती है आजकल। ठीक है, तो एक मिनट मुझे खोलना पड़ेगा, मेरा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्या है, शायद बीच में होगा। अब देखो ये क्वेश्चन मेरा सही हो गया था। अब मैंने वो ट्रिक बताया भी था, याद करो कि अब जैसे कॉमन सेंस से भी हो रहा था, फिर बता रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब, यहाँ सिखाने का मतलब है कि ट्रिक से अच्छे खासे क्वेश्चन सही होते हैं, ऐसा नहीं है। पार्थिव किरण का ये डायरेक्ट ऐसे तो एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन दिया था। ये वायुमंडल अधिक गर्म हो जाता है, और मैंने बोला था कि ये चीज़ें तो कॉन्ट्राडिक्शन होता है, वहाँ पे एक ही सही होने का चांसेस रहता है। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, कोचिंग वालों ने सर इसका आंसर ये दे रखा है। अरे नहीं, इसका आंसर ये है। अब जो भी है वो तो यूपीएससी बताए, पर ऐसा नहीं, इसका यही है, इसका ये है ही। ठीक है, वही मैं सोच रही कि इसका कारण कैसे है। ठीक है। ये भी देखो एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन दिया था, लाइन टू लाइन। ठीक है, मेरे गलत हुए थे, मैं तो फिर बता रहा हूँ, ये भी गलत हुआ था मेरा, कोई दिक्कत नहीं। पर आगे देखो ना, ट्रिक से सही, अच्छे खासे सही भी होते हैं। अब सोचो देखो ये इजी क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं। अब इसमें देखो कोई
ज़्यादा ट्रिक लगेगी भी नहीं, पर हाँ ये मेरा ट्रिक से सही हुआ है। सर इसमें आपकी लगने रही थी ट्रिक, आप याद करो। हाँ वो तो मैं बता ही था, लास्ट वाली कोसी वाली पर और उधर घाघरा गंडक घाघरा वाली, तो सर इनमें से एक ही होगा, तो गोमती वाला या ये वाला इनमें से था ना, 50-50 तो लग मतलब हाँ इतना ले सकते हो, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ मतलब। पर ये देखो ये मेरा ट्रिक से सही हुआ था, मुझे नहीं पता, ये मेरा ट्रिक से सही हुआ है, ठीक है। तो मेरा कहने मतलब देखो ये मेरा ट्रिक से सही हुआ है, ये मेरा सही हुआ है, तो मैं बार बता रहा हूँ वो चीज़ें तो है ही, पर अपना ऐसा नहीं है, नॉलेज के साथ में भी चलना है अपने को। देखो सर पैर वाले तो देखो ये मेरा सही हुआ है, ठीक है, ये सही हुआ है, ये सही हुआ है। अरे एक और देखो, मैं 5-3 वाली जो ट्रिक बताया था वो भी लगा है, ये मेरा सही हुआ है, तो ये वाला सही हुआ है। तो मैं फिर 12 बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आराम से सही होते हैं, पर वो डिपेंड ये करता है कि आपको उस ट्रिक को लगाना कितना अच्छे तरीके से सीखे हो, नहीं सीखे हो। अब देखिए ये NCERT का क्वेश्चन है, ये मैंने सब प्रूफ बता ही दिया। तो मेरा कहने का मतलब है ये चीज़ समझो, ये मेरा सही हुआ है अभी जो भी है। अब देखो ये वाला है ना, ये वाला क्वेश्चन ये 12th बायोलॉजी का है, ठीक है। तो इसलिए बताओ, देखो तो NCERT तो मस्ट पढ़नी ही है आपको। इसमें ट्रिक लगाने सोचा था, गलत हुआ, कोई दिक्कत नहीं, पर ये देखो इसमें ट्रिक लगी है अपनी। तो मैं फिर 12 बता रहा हूँ कि ये चीज़ समझो कि है ना, मतलब ट्रिक अच्छी खासी लगती है, पर ऐसा नहीं कि उसी के भी आप नहीं जाया जा सकता। ये तो ये सर रखना, इनमें से ये वाला पर कौन ये याद रखना कि PYQ प्लस NCERT, बट PYQ विथ R&D तब फायदा है, और फिर प्लस ट्रिक PYQ वाली, इतना कर लोगे ना ये एग्जाम निकाल लोगे आप। करंट अफेयर थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट भी पढ़ लोगे, ओनली इसी से निकल जाएगा एग्जाम। ऐसा नहीं है कि आपको इसके लिए और कुछ अलग करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, पर हाँ थोड़ा बहुत जो है इंपॉर्टेंट पढ़ लेंगे। सर इसमें क्या किया था आपने इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले में? अब देखो इसमें 2-3 चीज़ें थी। एक तो संयुक्त राष्ट्र, देखो विश्व शौचालय संगठन है, वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन है, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों में एक है। अब मैंने ये सोच लिया था एक है शायद, इसलिए मेरा गलत हुआ था। पर याद करो मैंने बोला था संयुक्त राष्ट्र जब ये संस्था दिया रहता है वो गलत रहता है मोस्टली, तो अगर वो करोगे तो ये गया। दूसरी बात देखो एक की प्रोबेबिलिटी वैसे भी कम ही है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला था, उद्देश्य हमेशा सही दिया रहता है। वैश्विक शौचालय संकट के समाधान पर कार्रवाई हेतु प्रेरित करने के लिए विश्व शौचालय शिखर सम्मेलन, विश्व शौचालय दिवस और विश्व शौचालय कॉलेज संगठन के पहल है, इनिशिएटिव है। इसके कार्यों का मुख्य लक्ष्य कम विकसित देशों और विकासशील देशों खुले में शौच की समाप्ति के लक्ष्य प्राप्ति के लिए निधि प्रदान करना है। देखो ना, फंड प्रोवाइड करने का थोड़ा बहुत डाउट रहता है कि फंड ये प्रोवाइड करेगा नहीं करेगा, तो ये चीज़ याद रखना। रे मोस्टली याद करो फंड प्रोवाइड करने में दिक्कत रहती है। ये अवेयरनेस का प्रोग्राम फैलाएगा, तो मेरे अनुसार तो इसका ये होना चाहिए आंसर। देखो एक मिनट, पर मैंने ना वो एक देख के मेरा तो इसलिए गलत हुआ था, मैंने ना उसको एक मान के मैं उधर ध्यान ही नहीं दिया। देखो एग्जाम में अब ऐसा नहीं कि मैं भी बहुत बार मैं ट्रिक मैं भी पूरी तरीके से लागू नहीं कर पाता हूँ, इसीलिए मैं बार बता रहा हूँ। देखो यही है आंसर। अब देखो यहाँ अभी मैं पकड़ लिया, पर मैं फिर 12 बता रहा हूँ। देखो ये होता है। अब मैंने गलती क्या कर दी, देखो मैं तीसरे को तो मैं मैं काटा हूँ, देखो यहाँ पे दिखा है, ये मैं काट दिया, निधि प्रोवाइड नहीं करेगा। तो जैसे मैंने तीसरा काटा तो मेरे पास ये है, तो मैं एक देख के इसको सही कर दिया। देखो यहाँ पे लिख के भी रखा हूँ। तो पर मैंने ये ट्रिक अपनी एक ये भी थी भाई, जहाँ संस्था दे रही तो गलत होता ही है। देखो डायरेक्ट आंसर आ गया। तो अब देखो अब मैं अब मुझे बताओ इसके लिए कोई करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत पड़ी? नो। इसलिए ट्रिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर मैं गारंटी से बता रहा हूँ PT 365 भी करके आएंगे ना, वो भी ये लोग गलत करके आए होंगे। मैं कुछ भी नहीं पढ़ा, परंतु हाँ जैसे मैं ये तो पढ़ा हुआ ज़्यादा गलत होता है, तो वो अलग अलग मामला है। तो मेरा इसलिए बताऊँ करंट अफेयर के लिए ज़्यादा टेंशन। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ा पर मेरा सही हो गया, ये मेरा सही हो गया। अंजीर मैंने पहली बार ही खाई थी जीवन में। ये देखो ये 12th बायोलॉजी की चैप्टर है, ये 12th बायोलॉजी का है, ये 12th बायोलॉजी का है, ठीक है। ये देखो डायरेक्ट सोचना है, निवितित ऊर्जा संसाधन, तो मैंने साइंस डे का तो ट्रिक डायरेक्ट बताया आप लोगों को। ये मेरा सही हुआ है। मैंने कितनी बार बोला पुष्पा मूवी पुष्पा मूवी अगर मैं याद करूँ, मैं जब PYQ कराया था तब भी बोला था आप लोगों को। तो मेरा कहने मतलब समझो ये चीज़। अब देखो ये याद करो कि पिछले साल भी इस टाइप के क्वेश्चन आए थे और अब की बार यार इनका कोई नहीं आंसर होता है। जब मैंने पिछले साल ट्रिक बताई भी थी, जो स्पेसिफिक चीज पूछ लेता है। क्या? सॉरी सर, वो मम्मी से बात। ठीक है,
दूसरी बात एक चीज़ याद रखो, देखो ये इस वाले जो थे ये सारे क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं, शायद एक आध क्वेश्चन इसमें, ये देखो ये मेरा सही हुआ है, ये मेरा सही हुआ है, ये सही हुआ है, ये सही हुआ था, ये आखिरी के मिनटों में कर रहा था मैं ये सारे क्वेश्चन। ये देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो मेरा क्या, देखो मैंने अभी करंट अफेयर नहीं पढ़ा तब भी मेरे सही हो गए। देखो ये करंट अफेयर का था, ये करंट अफेयर का था, ये करंट अफेयर का था, फिर मेरा सही हुआ ना। पर वो ट्रिक मैंने लगाई, अभी देखो इसको मैं बताता हूँ। इसको भाई मैंने आखिरी में टाइम दिया है इसको, परंतु मैं फिर बता रहा हूँ कि अच्छा खासा सही हो जाता है। अब देखो कुछ क्वेश्चनों का ट्रिक मैं बताऊँ तो आप हंसने लग जाओगे। ये वाला क्वेश्चन मैंने किया रील देख के मुझे ऐसे मतलब रील देख रहा था, मुझे याद आ गई कि ऐसा था मतलब उस रील में कि जो पॉल्यूशन की जो प्रॉब्लम है, तो अब ऐसी इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ बनेगी जो उससे पानी निकलेगा। तो पानी निकलेगा तो क्या होगा ना, तो उससे क्या होगा, जैसे मान लो कि जो डस्ट उड़ती है वो भी नहीं उड़ेगी। तो ये मैंने रील से किया है, सच में विश्वास नहीं होगा आप लोगों पर, ये हकीकत है, मैंने नहीं पढ़ा कोई कहीं पे, ठीक है। दूसरी बात, अब ये देखो ये क्वेश्चन मैंने कैसे किया, पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर। अब देखो मुझे पता हाइड्रो पावर है, मतलब जलवल का यूज हो रहा होगा। शब्द की वास्तविक और समुचित रूप से निम्नलिखित किसके संदर्भ में चर्चा की। तो ये भी तो मैंने काट दिया था, ठीक है, और ये काट दिया था, अभी इन दोनों में बचा था। अब मैं सोचा कि हाइड्रो पावर, पावर तो किसके लिए यूज हो रहा, शक्ति, शक्ति मतलब ऊर्जा, तो यही आंसर है इसका। मैं हकीकत बता रहा हूँ, मैंने रियल एग्जाम में ऐसे ही किया इस क्वेश्चन को, और मैंने ये ट्रिक सिखाई थी आप लोगों को, ऐसा नहीं है, ये मैंने सिखाया है कि शब्दों को तोड़ के। अब देखो बायो रिएक्टर, ठीक है, तो बायो समझो जैसे बायो इन्फॉर्मेटिक होता है, मेम्ब्रेन होता है। अब देखो अब मुझे इतना पता था कि मेम्ब्रेन माइंड वाइंड मस्तिष्क उससे रिलेटेड ऐसा कुछ कुछ होता है, ठीक है। जल को भी तो कर सकते हैं ना, क्या, जैसे हाइड्रो भी लिखा है तो हाइड्रो से तो जल बनेगा। नहीं मैं बता तो रहा हूँ ना, मैंने सोचा था इन दोनों में आएगा, पर सोचा ना पावर, पावर किस चीज़ के लिए होगा, ये वर्षा जल संचयन प्रणाली, ये तो अलग चीज़ हो गई ना, ये तो वाटर हार्वेस्टिंग वाली हो गया है। अरे भाई पावर मतलब शक्ति, शक्ति कहाँ से आएगी, ऊर्जा से आएगी ना। सर इसकी एक और ट्रिक भी है, क्या, मेरा सही था ये, जैसा इसमें स्टोरेज दिया है, जैसे कि मतलब स्टोर, कोई चीज को स्टोर है तो भंडारण का भी एक इससे निकल रहा है। तो पर उससे कैसे सेंस लगाओगे, वो क्वेश्चन से बात है ना सेंस लगाने की। स्टोर कहाँ करते हैं सर, भंडारों में करते हैं ना, स्टोर ऊर्जा भंडारण। नहीं पर जो मैं बता रहा हूँ वो देखो, देखो मैं आखिरी में इन दोनों में फंसा था, फिर मैं आखिरी में ये करके आया था। अब ये देखो अगला वाला, ये मैंने किया है ओड इवन से। ये देखो सब किसकी बात, प्रजनन प्रौद्योगिकी, औषधि, डिलीवरी, टीका, वैक्सीन, ये सबसे अलग है, ओड इवन। तो याद करो ये वाला, तो ये आ गया आंसर, ये ओड इवन, मेरा भी सही था। तो अब ये चीज़ समझो, तो इसीलिए बता रहा हूँ वो वीडियो भाई 2011 से लेके 2023 तक वो 4 से 5 बार वो वीडियो देखो, आप लोग नहीं लगा पाओगे। देखो मेरा वो एक क्वेश्चन गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, अब देखो ये वो चीज़ मैं बता देता हूँ। जैसे मेरा हो सकता है 90 के समथिंग नंबर आएंगे, हो सकता है 80 से 90 के बीच में जो भी नंबर है, ठीक है। पर मैं बताता हूँ, देखो कुछ जगह मैं ट्रिक लगाने में भी असफल रहा, कुछ 2 से 3 क्वेश्चन तो मेरे ऐसे गलत हुए, कुछ क्वेश्चन जो मेरे R&D के कारण गलत हुए, ठीक है। अगर मैं R&D किया होता तो आराम से, जो देखो मेरा कौन कौन सा गलत हुआ था, एक तो भाषा वाला गलत हुआ था, ठीक है, अरे गंगा नदी वाला जो गलत हुआ, ऐसे बेसिक क्वेश्चन जो गलत हुए हैं, मतलब जो थोड़ा बहुत R&D करके जाता PYQ पे आराम से हो जाता, तो 2 से 3 क्वेश्चन वो बढ़ गए। उसके बाद में सोचो मैंने NCERT भी नहीं पढ़ा था, आपकी बात है NCERT भी पढ़ रहे हैं अपन, मैं पढ़ा भी रहा हूँ, 2 से 3 क्वेश्चन तो मानो बढ़ के ठीक है। तीसरी चीज़ तो करंट अफेयर का भी थोड़ा बहुत देखेंगे आपके, तो NCERT बता दिया ना, ये 2-3 क्वेश्चन यहाँ से मान के चलो, तो मिनिमम अगर 2 से लेके चले तो 8 क्वेश्चन तो बढ़ने वाले हैं। तो 8 क्वेश्चन बढ़े तो समझ रहे हो कितने नंबर बढ़ेंगे, तो नेगेटिव मार्किंग भी करो, 12 क्वेश्चन हो गए, 12 × 24 नंबर, तो लगभग 110 या 120 के समथिंग नंबर जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो भाई थोड़ा बहुत मेहनत करोगे, ट्रिक के अलावा। बस सर और मत बताओ बहुत हो गया 120 अरे भाई सही बता रहा हूँ, ऐसे नंबर आते तुम लोगों को ना, अभी भी ऐसा ही लग रहा है, मत मानो मेरी बात। प्रीति अभी दिखाई दे रहा तुम्हें? हाँ सर दिखाई दे रहा है। वो तुम्हारा नेटवर्क इश्यू था इसीलिए। तो अब मुझे बताओ इनके अलावा आपको क्या दिक्कत है भाई, आपको ऐसा लग रहा है, देखो मैं फिर बता रहा हूँ, ये चीज़ सारांश रूप में ले लो। पॉलिटी लक्ष्मीकांत जो सोच रहा है कि बस नोटिफिकेशन आ गया है, अब मैं जो है पॉलिटी लक्ष्मीकांत शुरू करूँगा और रामबाण इलाज की तरह उसको पी जाऊँगा, ऐसा नहीं होगा, उससे पीटी नहीं निकलने वाला। जो स्ट्रेटेजी बताया हूँ उसको फॉलो करो, बहुत फ़र्क दिखेगा आप लोगों को।
किसी को कुछ पूछना हो तो पूछो फटाफट, फिर मैथ करेंगे आज, मैथ करेंगे। अभी वो करना था मुझे कुछ एक तो दिमागी कसरत वाला करना था। ज्योग्राफी नहीं करवाऊंगी सर। ज्योग्राफी अभी टाइम हो जाएगा ना, कितना 8:30 हो गए। अरे पूछो सर आप फटाफट। आधा घंटे में करा दूंगी एक चैप्टर। अच्छा करवा दूंगा, चलो ठीक है करवा दूंगा। चलो पूछो किसी कुछ पूछना हो तो। नहीं सर 120 नंबर आ रहे हैं अब। 120 नंबर आ रहे हैं ना, तो टीचर का यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि बच्चों को बस एटलीस्ट। अरे हाँ सर। अरे हकीकत बता रहा हूँ, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे भाई? सही है। अप्लाई होता है ये चीज़, आप विश्वास करो। मैं 1 साल के एग्जाम नहीं दिया हूँ भाई, मैं 7 साल एग्जाम दिया हूँ, और मैं हकीकत बता रहा हूँ इस एग्जाम की। ओनली पीवाई को देखने से मेरे सोचो कि 2020 में मेरी कट ऑफ पार हो गई थी। ओनली पीवाई को देखने से 2011 से लेके 2019 तक के पेपर देखने से, ओनली पेपर देखने से मैं बता रहा हूँ, वहाँ से मैंने 8 या 10 ट्रिक निकाली थी उस टाइम, उससे मेरे सोचो 20-30 नंबर बढ़ गए थे। तो आप लोग ये समझो, ये हकीकत है भाई, से एग्जाम को निकालने का तरीका। नहीं तो फिर पढ़ते रहो, मेरा क्या हो 15-16 घंटे वाले। कौन पढ़ रहा है 15-16 घंटे? प्रीति तुम कितना घंटा पढ़ती हो बताओ सब लोग? मैं 5 घंटे सर। प्रीति अरे बताओ, शर्मा काहे रहे हो? 30 घंटा 30 घंटा? नहीं हम 30 घंटा पढ़ते हैं। 3 ही घंटा पढ़ती हो ओनली? रात में 23 घंटे पढ़ती है, बता रही। तो वो तो मुझे पता है ना वो क्या कर रही है अभी। वो दृष्टि मेंटरशिप ज्वाइन की है ना, तो उसको वही करना पड़ेगा, क्योंकि उनका जो शेड्यूल होता है ना वो ऐसा ही होता है, वो गधा मजदूरी करवाते हैं, मैं तो साफ बता रहा हूँ। अच्छा वो आराधना। तो ये चीज़ याद रखना, जो दृष्टि मेंटरशिप ज्वाइन करके वो गधा मजदूरी कर रहे हैं, उनको तो कितने तो टेस्ट लगवाएंगे उनसे, लगभग 70 टेस्ट, 70 क्या ज़्यादा ही। अभी तो डेली टेस्ट भी ले रहे हैं। डेली टेस्ट कितने? हाँ डेली हो रहा है। क्या कितने क्वेश्चन आते हैं उसमें? उसमें मतलब 40 क्वेश्चन अब होते हैं। सोचो, मैं फिर बता रहा हूँ ना, ये पागल करने का तरीका है बच्चों को। इन्फॉर्मेशन का भंडार घोल के पिला दोगे ना, बच्चे पागल हो जाएंगे। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे इस बात को? देखो, अगर मैं ये बात तब मानता कि अगर मैं इस एग्ज़ाम को नहीं निकालता, तो मैं मान लेता कि भाई दृष्टि वाले करा रहे, वही तरीका है इस एग्ज़ाम को निकालने का। मैं तुम लोगों के सामने बैठा हूँ और ऐसा भी नहीं भाई, मेरे अच्छे नंबर आए हैं, आप इस चीज़ का विश्वास करो। तो इन्फॉर्मेशन रटा देने से, रोज़ टेस्ट लेने से कुछ भी नहीं होता। अरे मैं गारंटी साथ बता रहा हूँ, जब मेंस का जब टेस्ट हुआ था ना, जब मेंस, उन्होंने 75 दिन टेस्ट लिए हैं, मैंने तो शायद 2 ही दिन दिया है, पर मैं बता रहा हूँ 75 दिन टेस्ट दिए हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 75 के 75 दिन टेस्ट लिखे हैं। पर मैं ये चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, जो ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने 75 दिन टेस्ट लिखा परंतु एग्ज़ाम में पेपर कंप्लीट नहीं हुआ, ये मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ। ऐसे हैं बच्चे, ठीक है। पर मैं हूँ कि मैंने कोई नहीं लिखा टेस्ट, फिर भी मेरा कंप्लीट हो। तो मतलब ये कुछ ज़रूरी, उन्होंने मतलब क्या एक पैमाना अपना लिया कि भाई ये करोगे तभी ये एग्ज़ाम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चीज़ समझो, हकीकत बात बता रहा हूँ, गधा मजदूरी मत करो। अब वो देखो टेस्ट लेंगे, आप लोगों को अलग अलग तरह के नोट देंगे, क्लासेज करवा रहे हैं, क्या क्या करोगे आप? सबसे बेस्ट है PYQ करो। मैं तो टेस्ट सीरीज भी डिनाई कर देता हूँ जनवरी के बाद में, तो मैं साफ मना ही कर रहा हूँ। मैं पिछले साल भी यही चीज़ बोला था, भाई करना हो तो टेस्ट सीरीज दिसंबर तक करो, उसके बाद नहीं करना हो तो उस अब ये जो टाइम बचा है, NCERT को बार बार पढ़ो, PYQ को बार बार अच्छे से करो, उन्हीं का टेस्ट के रूप में दो, R&D करो उसी पे, वही सबसे बेस्ट तरीका है। और वो करोगे तो ये होगा कि फिर टाइम भी कम लगेगा आप लोगों का, फिर वो पगला जाओगे, क्या करोगे? ठीक है अमित, तुम कितना घंटा पढ़ रहे हो? मैं सर 3, 4, 5 ऐसे ही पढ़ता हूँ सर, 5 से औसतन 5 रखिए। ये हाँ, तो ये मत बोल देना कि मैंने बोल दिया, तो इसका मतलब तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो। कैसे? इसका मतलब ये है अब देखिए वो हो रहा है ना सर कि थोड़ा सा ठंडी हो गई है, दिन छोटा करने लगा है, उठने में ही लेट हो बहाना जाता है मत तो मारो, अब तो दिन भी बड़े हो गए हैं 13 तारीख से। रात 10 दिन हो चुके हैं। मतलब बहाना अच्छा मारा करो तुम। नहीं, कुछ दिनों से सर मतलब ठीक हुआ है मौसम, तो थोड़ी चल रही है। औसतन 5 घंटे ही है, औसतन 5 घंटे से कुछ नहीं हो, मिनिमम 8 घंटे तो पढ़ो। और औसतन 5 घंटे में मैं क्या क्या कर रहा हूँ मैं बता दे रहा हूँ। TSET के PYQ एनालिसिस, बस अभी यही 2 कर रहा हूँ। मुझे बता, CSET PYQ एनालिसिस करने को कौन बोला तुम्हें? अब है ना, जो काम बोलता हूँ तो करते नहीं हो, और उठा के फेंक दूंगा तुम्हें। CSET में डेली करवा रहा, चुपचाप वही करो, वो भी नहीं करते हो तुम लोग। सर मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ सर, मैं ना कोई काम मैं खुद से नहीं करता हूँ सर,
ये सारे काम ना मेरी डर की वजह से मैं करता हूँ, ये ऐसी स्थिति है सर। जब मैं बोल रहा हूँ डेली आके इतनी ज्यादा क्लास तो panic- किया नहीं जाता तुम लोगों से। मैं बोल रहा हूँ डेली आके क्लास तो करो। मैं कर रहा हूँ, क्लास में कर रहा हूँ। क्लास में 2-3 दिन 4 दिन ऐसे छूटा होगा पहले शुरू स्टार्टिंग के। अच्छा वो कहाँ गया? उसके बाद वो मैंने निखिल क्लास नहीं आया? किया। वही सबूत है एकमात्र यहाँ पे। वही आता बेचारा, वही बैठा रहता है। वो सबका बताता कौन है या नहीं है। तुम लोगों को क्या लगता है मुझे पता नहीं रहता? जो C-सेट में जो बोला वो करो चुपचाप। जो करने का बोलता हूँ वो तो करते नहीं हो। अब यही तुम लोग गलती है। तुम लोग क्या करोगे भाई? तुम लोगों से मुझे और उम्मीद पैनिक है अब इतनी की है, बार डर के इतने एटलीस्ट होते हैं रिजल्ट कि निकाल लोगे। हकीकत बता रहा हूँ। नहीं तो मैं लास्ट बैच मान के चलो, अगर तुम लोगों को नहीं हुआ ना अब की बार किसी का भी, तो फिर छोड़ दो। ये यूनिटी आइज खत्म है, फिर चैप्टर यहीं पे। देंगे खत्म सर। ये हकीकत बता रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ाऊंगा फिर आगे, कोई मतलब नहीं है। फिर क्या ही मतलब, मैं 2-2 साल पढ़ा के तुम लोगों को सक्सेस नहीं करवा सका। तो देखो मैं वैसा एक टीचर नहीं कमी हूँ। और एक कमी और देखी गई है सर, वो 2024 में भी रहा मेरे साथ कि वो आत्मविश्वास होता है ना जिसको कि आप मोटिवेशन कह सकते हो, वो एकदम थोड़ा खत्म सी हो गई है। मैं पढ़ने तो बैठता हूँ सुबह में ही, लेकिन जो एफिशिएंट तुम्हारी आवाज़ की तरह एफिशिएंसी भी गायब हो गई तुम्हारी। मैं तुम लोग क्या समझते तो हो नहीं। हमें तुम्हारी आवाज़ ही नहीं आ रही। चलो नगीना तुम बताओ, तुम्हारा क्या चल रहा है जीवन में? नगीना, अभी नगीना बच्चों से खेलने चलेगी क्या? 2.5 घंटे से बाहर हो नगीना? कौन मैं हूँ? हाँ नहीं, घर पे ही हूँ। अब तो बताओ तुम कितने घंटे पढ़ती हो? 1 घंटा। देखो कितना कितना झूठ बोल रही है। अरे भाई झूठ नहीं बोलना होता इन चीज़ों में। बोलोगे इन चीज़ों में झूठ नहीं बोलना होता है। और क्या ही बोलूं, मेरा पूरा टाइम मतलब पढ़ने में ही जाता है और ऐसा एक्स्ट्रा बोल- कुछ नहीं चल रहा है जीवन में। चलो अच्छी बात है। चलो छोटी तुम बताओ। यही शाम के 7 से 12। अच्छा काजल तुम? सर हो जाता है 4-5 घंटे। तो मतलब तुम्हारा भी पढ़ाई नहीं चल रहा? चलो नहीं सर, इतना ही हो पाता है, घर में भी काम वाम रहता है चलो थोड़ा। ठीक है। तो मैं मानता हूँ तुम सब लोग पढ़ रहे हो। अभी मैं ट्यूशन करवा रहा हूँ, चुपचाप करो, आ जाओ, अब हो गया बहुत। चलो फटाफट।